ऊंची उड़ान में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एनसर्ट क्लास 10th की पॉलिटी को समझेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से अपना ईयरफोन लगा लीजिए। जब करोड़ों लोग अलग अलग भाषाओं, परंपराओं और जरूरतों के साथ एक ही देश में रह रहे हों, तो उस पूरे भूभाग को किसी एक ही जगह से मतलब एक ही केंद्र से चलाना प्रशासनिक रूप से लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, मतलब दिल्ली या वॉशिंगटन में बैठकर आप हर गांव का फैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। उन विविध आबादियों को एक साथ बांधकर रखने के लिए ना सत्ता को जमीनी स्तर तक ले जाना ही पड़ता है। और आज हमारी इस गहन चर्चा का, हमारे डीप डाइव का मिशन भी यही है। हम इस टॉपिक के हर एक लेयर को खोलेंगे और समझेंगे कि ये संघवाद या संघीय व्यवस्था आखिर जमीन पर कैसे काम करती है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखा कोई बोरिंग राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। ये वो सिस्टम है जो हमारी और आपकी मतलब हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी को चलाता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए अगर हम इतिहास के पन्नों से बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हाँ, अगर हम मैप पर इन दोनों देशों की टाइमलाइन को जूम इन करके देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। वो कैसे? देखिए, बेल्जियम ने क्या किया, उसने अपनी सत्ता को अलग अलग स्तरों पर और अलग अलग समुदायों के साथ साझा किया, पावर को शेयर किया, और उसका नतीजा वहां शांति स्थापित हो गई। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका ने? हाँ, श्रीलंका ने सत्ता को बहुसंख्यक वर्ग के हाथों में बस एक ही जगह केंद्रित रखा। उन्होंने पावर बांटने से साफ इनकार कर दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? एक भयानक गृह युद्ध जो दशकों तक चला। बिल्कुल। तो बेल्जियम और श्रीलंका के जो ऐतिहासिक अनुभव हैं, वो हमें साफ तौर पर सिखाते हैं कि सत्ता को साझा करना, पावर शेयरिंग, कोई एहसान नहीं है। कोई महज एक प्रशासनिक विकल्प नहीं है। सही कहा। कई बार ये किसी देश को तोड़ने से बचाने और उसके अस्तित्व को बनाए रखने की सबसे अनिवार्य शर्त होती है। और यहीं से हमारी संघीय व्यवस्था की बुनियादी परिभाषा निकल कर आती है। अच्छा, अगर इसे सिंपल भाषा में एकदम बिगिनर लेवल पर समझना हो तो कैसे समझेंगे? इसे आप सत्ता को एक सीढ़ी की तरह बांटने की प्रक्रिया कह सकते हैं। वर्टिकल बंटवारा। हाँ, इसमें देश की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो किसी एक संस्था या राजधानी में सिमटी नहीं रहती। हाँ, मतलब एक ही बॉस नहीं होता। हाँ, बल्कि वो केंद्र सरकार और उसकी जो अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयां हैं यानी राज्य सरकारें, उनके बीच बंट जाती है। तो इस व्यवस्था को और गहराई से समझने के लिए हमें दुनिया में मौजूद दो मुख्य प्रशासनिक ढांचों की तुलना करनी होगी। एक तरफ है एकात्मक व्यवस्था मतलब यूनिटरी सिस्टम, और दूसरी तरफ संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। ध्यान से समझिए, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार ही पूरी तरह से बॉस होती है। चीन, ब्रिटेन और श्रीलंका इसके बहुत स्पष्ट उदाहरण हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इन देशों में राज्य या प्रांत नहीं होते? प्रांत होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन उन प्रांतीय सरकारों का अपना कोई स्वतंत्र वजूद या संवैधानिक अधिकार नहीं होता। अच्छा, मतलब वो सिर्फ नाम के लिए हैं। काफी हद तक वो केवल केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली इकाइयां होती हैं, जिन्हें केंद्र जब चाहे बना सकता है, बिगाड़ सकता है या मनमाने आदेश दे सकता है। तो एकात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों की भूमिका एक तरह से एक पोस्टमैन जैसी होती है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। उनका काम सिर्फ केंद्र की नीतियों और आदेशों को जमीन पर लागू करना होता है। उनके पास अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति या नीति बनाने की आजादी नहीं होती। और यहीं पर संघीय व्यवस्था जैसे कि भारत, अमेरिका या बेल्जियम एकात्मक व्यवस्था से पूरी तरह अलग हो जाती है। इसे हम एक बहुत ही आम कॉर्पोरेट उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हाँ, वो कॉर्पोरेट वाला उदाहरण बहुत काम आता है। देखिए, एकात्मक व्यवस्था एक ऐसी कंपनी की तरह है जहां केवल हेड ऑफिस में बैठा बॉस ही सारे फैसले लेता है और जो ब्रांच मैनेजर हैं वो सिर्फ उन फैसलों पर मुहर लगाते हैं, रबर स्टैंप की तरह। हाँ, और इसके उलट संघीय व्यवस्था क्या है? एक ऐसी कंपनी की तरह है जहां क्षेत्रीय प्रबंधकों को यानी रीजनल मैनेजर्स को अपने अपने इलाकों के फैसले लेने की पूरी आजादी दी गई है। उनका अपना बजट है, अपनी नीतियां हैं और हेड ऑफिस हर छोटी बात में दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल। और देखिए, परीक्षा में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और यहाँ स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? सवाल आता है कि क्या संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र के अधीन यानी सबऑर्डिनेट होती हैं? और लोग हाँ लिख देते हैं। ओहो, ट्रैप पॉइंट है ये तो। बिल्कुल। इसका जवाब है नहीं।
राज्य सरकार अपनी शक्तियों के लिए केंद्र सरकार की मोहताज या उसकी गुलाम नहीं है। क्योंकि वो सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जिसने उसे वोट देकर चुना है। एग्जैक्टली केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने तयशुदा अधिकार क्षेत्र हैं। दोनों जनता द्वारा चुने जाते हैं और दोनों अपने अपने दायरे में रह के काम करते हैं। पर कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि राज्यों के पास अपनी आजादी है, लेकिन ये आजादी असल में कैसे काम करती है? मतलब ये सुनिश्चित कैसे होता है कि केंद्र कल को राज्यों की शक्तियां छीन नहीं लेगा? बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर समझ आता है कि किसी भी देश को पूरी तरह से संघीय कहलाने के लिए 7 बुनियादी नियमों या स्तंभों का पालन करना पड़ता है। 7 स्तंभ? हाँ, पहली शर्त तो यही है कि सरकार कम से कम 2 स्तरों पर होनी चाहिए। और दूसरा पहलू बहुत ही दिलचस्प है। हम सब नागरिक तो एक ही हैं, लेकिन हम पर शासन अलग अलग सरकारें कर रही हैं। हाँ, जैसे एक ही नागरिक पर राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी। इसे अधिकार क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन का बंटवारा कहा जाता है। एक आम नागरिक के जीवन में केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, दोनों एक ही विषय पर कानून नहीं बना सकते। मतलब दायरा फिक्स होता है। बिल्कुल। प्रशासन चलाने और टैक्स वसूलने के लिए दोनों का अपना अपना दायरा बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे हम आमदनी पर टैक्स यानी इनकम टैक्स केंद्र को देते हैं, लेकिन जब जमीन खरीदते हैं तो राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी देते हैं। दोनों का दायरा आपस में नहीं टकराता। अच्छा, यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये तय कौन करता है कि किसका क्या दायरा है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कोई आपसी समझौता नहीं है जिसे जब चाहे तोड़ दिया जाए। ये दायरा देश के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। मतलब संविधान गारंटी देता है? हाँ, संविधान ही इस बात की गारंटी देता है कि राज्य सरकारों का अस्तित्व और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कोई भी एक सरकार अपनी मर्जी से अकेले इन बुनियादी नियमों को नहीं बदल सकती। अगर बदलना हो तो? अगर सत्ता के बंटवारे के इस नियम में कोई बदलाव करना हो तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति अनिवार्य होती है। और इसी के साथ राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाती है। वो इसलिए ना, क्योंकि अगर राज्य सरकारों को हर छोटे बड़े खर्च के लिए केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़े तो उनकी आजादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए टैक्स के स्रोत पहले से तय कर दिए जाते हैं। और इस पूरी व्यवस्था के पीछे 2 बहुत ही गहरे लक्ष्य छुपे हैं। पहला, देश की बाहरी और भीतरी एकता को सुरक्षित रखना, और दूसरा, अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट संस्कृति का सम्मान करना। पर मैम, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए संविधान में चाहे जो लिखा हो, जहां 2 अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं, वहां कभी ना कभी तो भयंकर टकराव होगा ही। मान लीजिए किसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाए। कावेरी जल विवाद जैसे। हाँ, केंद्र अपनी बात पर अड़ा हो और राज्य अपनी बात पर। ऐसे में ये तय कैसे होगा कि संविधान के हिसाब से कौन सही है? फैसला कौन करेगा? देखिए, विवादों का होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसी वजह से ना संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र अंपायर की जरूरत होती है। अंपायर कोर्ट? जी हाँ। और हमारे यहाँ ये अंपायर की भूमिका न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट निभाता है। जब भी केंद्र और किसी राज्य के बीच या 2 राज्यों के बीच कोई टकराव होता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के पन्नों को खोलकर उसकी व्याख्या करता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम माना जाता है? बिल्कुल। अब अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो विभिन्न देशों ने इस संघीय व्यवस्था को अलग अलग रास्तों से अपनाया है। मुख्य रूप से इसके निर्माण के 2 रास्ते हैं। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, राइट? एकदम सही। पहला तरीका है साथ आकर संघ बनाना या कमिंग टुगेदर। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके बहुत सटीक उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है? इतिहास में हुआ ये कि ये छोटे छोटे और पूरी तरह से आजाद इलाके थे। इन्होंने महसूस किया कि अगर ये अलग अलग रहेंगे तो कोई भी बड़ी ताकत इन्हें आसानी से हरा देगी। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से साथ आकर एक बड़ा देश बनाने का फैसला किया। तो इसमें राज्य बहुत ताकतवर होते हैं। हाँ, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यही है। इसमें राज्यों की ताकत केंद्र के बिल्कुल बराबर होती है। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी पहचान बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा और आर्थिक ताकत को बढ़ाना होता है। लेकिन दुनिया में संघीय व्यवस्था बनाने का एक दूसरा रास्ता भी है, जिसे साथ लेकर संघ बनाना या होल्डिंग टुगेदर कहा जाता है। बिल्कुल। भारत, स्पेन और बेल्जियम ने यही रास्ता चुना है।
इसमें एक बहुत बड़ा और विविधता से भरा हुआ देश खुद ये फैसला करता है कि वो अपनी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटेगा, है ना? हाँ, ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। लेकिन भारत जैसे देशों में जो होल्डिंग टुगेदर मॉडल पर चलते हैं, एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। मतलब शक्तियों का पलड़ा थोड़ा केंद्र की तरफ झुका होता है। बिल्कुल। और इस झुकाव के पीछे बहुत ठोस ऐतिहासिक कारण है। जब भारत आजाद हुआ था, तब देश के कई टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा था। देश की अखंडता को बनाए रखना सबसे जरूरी था। हाँ, इसलिए ये जरूरी समझा गया कि राज्यों को शक्तियां तो दी जाएं, लेकिन आपात स्थिति में पूरे देश को एक साथ बांध कर रखने के लिए एक मजबूत केंद्र का होना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसी संतुलन को साधने के लिए भारत का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसे 3 सूचियां या 3 लिस्ट्स कहते हैं। ये शक्तियों का बंटवारा भारतीय संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। हर विषय को उसके महत्व के हिसाब से अलग अलग रखा गया है, ताकि कोई भ्रम न रहे। इसे एक एक करके समझते हैं। हाँ, पहली सूची को संघ सूची या यूनियन लिस्ट कहा जाता है। इसमें वे तमाम विषय रखे गए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जैसे देश की रक्षा प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा और विदेशी मामले। मतलब जिन पर पूरे देश में एक समान नीति का होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। अब जरा कल्पना करके देखिए, अगर भारत के 28 राज्यों की अपनी अलग अलग सेनाएं होती, वो तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। या हर राज्य अपनी अलग मुद्रा, अपनी अलग करेंसी छापने लगता, तो क्या हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े रह पाते? हरगिज नहीं। इसीलिए इन विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। लॉजिकल है। इसके बाद आती है दूसरी सूची, जिसे राज्य सूची या स्टेट लिस्ट कहते हैं। इसमें वे विषय शामिल है जिनका सीधा सरोकार स्थानीय जनता और रोजमर्रा के प्रशासन से है, जैसे पुलिस, कृषि, व्यापार और सिंचाई। हाँ, क्योंकि स्थानीय पुलिस को वहां के समाज और भाषा की बेहतर समझ होती है। कृषि के नियम भी मिट्टी और मौसम के हिसाब से हर राज्य में अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को दिया गया है। और फिर एक तीसरी श्रेणी भी बनाई गई, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। इसमें वे विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी होती है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह और मजदूर संघ। इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। बताइए। मान लीजिए समवर्ती सूची के किसी विषय पर, जैसे शिक्षा पर, केंद्र ने भी कानून बना दिया और किसी राज्य ने भी, और दोनों कानून एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तब क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है और संविधान में इसका स्पष्ट समाधान है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा और राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर से केंद्र का पलड़ा भारी। हाँ, देश की अखंडता के लिए। अब एक और चीज जो परीक्षा में अक्सर एक ट्रिकी सवाल के रूप में आती है। वो क्या? एक डाउट मेरा भी था। संविधान तो 1950 में लागू हुआ था। उस दौर में ना तो कंप्यूटर था, ना इंटरनेट, ना साइबर क्राइम और ना ही आज के जमाने की AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज। हाँ, तो आज के समय में इन नए विषयों पर कानून कौन बनाता है? क्या ये किसी सूची में है? इन सूचियों में शामिल नहीं है, या जो भविष्य में नए सिरे से उभर कर आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। वाओ, मतलब साइबर सुरक्षा से जुड़े कानून केंद्र ही बनाएगा। बिल्कुल। और एक और कॉन्सेप्ट है असम्मित संघवाद या असिमेट्रिक फेडरलिज्म। चूंकि भारत ने होल्डिंग टुगेदर का रास्ता चुना है, इसलिए यहाँ सभी राज्यों के पास बिल्कुल एक जैसी शक्तियां नहीं है। हाँ, मतलब कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से। जैसे पहले जम्मू कश्मीर के पास कुछ विशेष प्रावधान थे, आज भी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों को उनकी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार मिले हुए हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, हाँ, जो बहुत छोटे हैं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप या हमारी दिल्ली। हाँ, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। इनके पास राज्यों की तरह पूर्ण अधिकार नहीं होते। इनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार चलाती है। देखिए, कागज पर तो ये पूरी व्यवस्था बहुत सटीक लगती है। सूचियां हैं, न्यायालय है, विशेष दर्जे की व्यवस्था है, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई ना, जब 1947 में देश आजाद हुआ। बिल्कुल। जब इस संघीय व्यवस्था को जमीन पर उतारने का वक्त आया, तो सबसे पहला बड़ा राजनीतिक भूचाल
भाषा के मुद्दे को लेकर आया। हाँ, आजादी के तुरंत बाद नेताओं को डर था कि अगर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए तो देश उसी तरह टूटकर बिखर जाएगा जैसे धर्म के नाम पर बिखर चुका था। डर तो स्वाभाविक था, लेकिन दक्षिण और पश्चिम भारत से मांग बहुत तेज थी। लोगों का तर्क था कि बिना अपनी भाषा के वे लोकतंत्र में ठीक से भागीदार नहीं बन सकते। और फिर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो परिणाम ने सबको चौंका दिया। देश टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो गया। हाँ, प्रशासन ज्यादा आसान हो गया क्योंकि लोग अपनी ही भाषा में सरकारी कामकाज कर पा रहे थे। बाद में कुछ राज्य संस्कृति और भूगोल के आधार पर भी बने, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण संघीय व्यवस्था की सफलता की पहली बड़ी कसौटी थी। और इससे जुड़ी है हमारी भाषा नीति, जहां भारत ने गजब की मैच्योरिटी दिखाई। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही रोचक फैक्ट है कि भारत के संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी राजभाषा जरूर है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि सिर्फ हिंदी को थोपना खतरनाक हो सकता है। इसलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। और 1965 में एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट आया था। हाँ, जब सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर बंद होना था। और दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में इसका उग्र विरोध शुरू हो गया। उन्हें लगा कि उन पर उत्तर भारत की भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही है। अगर हम वापस श्रीलंका को याद करें तो उन्होंने सिंहली भाषा को जबरदस्ती थोप दिया था, जिसका नतीजा गृह युद्ध था। लेकिन भारत सरकार ने वो गलती नहीं की। सरकार ने लचीला रुख अपनाया और अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा। और इस एक फैसले ने विभाजन की आग को शांत कर दिया। अब अगर हम भाषा से आगे बढ़कर राजनीति पर आए तो 1990 से पहले का दौर काफी अलग था। बिल्कुल। तब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व था और कई बार केंद्र सरकारें अनुच्छेद 356 का मनमाना इस्तेमाल करके विपक्षी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थीं, जो कि संघीय व्यवस्था की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन 1990 के बाद राजनीति में भूचाल आया, गठबंधन या कोalition का दौर। हाँ, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना लगभग बंद हो गया। तो राष्ट्रीय दलों को केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा। मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां पहले केवल राज्य तक सीमित थी, वो अब दिल्ली में सरकारें बनाने और गिराने की ताकत रखने लगी। इसी ने सत्ता की साझेदारी की एक नई संस्कृति को जन्म दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को बेहद मुश्किल कर दिया। तो केंद्र राज्य के बीच सत्ता तो बढ़ गई, लेकिन भारत का आकार इतना विशाल है कि महज 2 स्तर की सरकारें एक आम नागरिक की गली मोहल्ले की समस्याएं नहीं सुलझा सकती। एक आहा मोमेंट दूं आपको। हाँ, बताइए। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ना रूस से ज्यादा है और महाराष्ट्र पूरे जर्मनी से बड़ा है। बाप रे, इतने बड़े इलाके को दिल्ली या लखनऊ से कैसे चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। स्थानीय लोगों की पानी, सड़क या स्कूल की समस्याएं वो खुद बेहतर समझते हैं और यहीं से जरूरत पड़ी विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की। सत्ता को जमीनी स्तर पर लाना, मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंपना। बिल्कुल। और 1992 का 73वां और 74वां संविधान संशोधन इस दिशा में ऐतिहासिक कदम था। इससे पहले पंचायतें तो थीं, लेकिन उनके पास असली ताकत नहीं थी। राइट। हाँ, वो राज्य सरकारों की दया पर थीं। लेकिन इस संशोधन ने उन्हें कागजी से हटाकर असली ताकत दी। हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य कर दिए गए और आरक्षण की भी व्यवस्था की गई, SC, ST और OBC के लिए। और जो सबसे क्रांतिकारी बदलाव था वो था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए। इसने लाखों महिलाओं को घरों से बाहर निकलकर राजनीति में नेतृत्व करने का सीधा मौका दिया। साथ ही राज्य चुनाव आयोग बने और राज्य सरकारों को अपना राजस्व भी शेयर करना पड़ा। गांवों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और शहरों में नगर पालिका और नगर निगम। और इसका रिजल्ट क्या है? आज भारत में स्थानीय स्तर पर लगभग 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 36 लाख, ये आंकड़ा दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समराइज करें तो संघीय व्यवस्था कोई जड़ ढांचा नहीं है, ये एक जीवित तंत्र है जो समय के साथ खुद को ढाल रहा है। भाषाई राज्यों के डर से लेकर गठबंधन की राजनीति और अब 36 लाख जमीनी नेताओं की फौज तक, इस व्यवस्था ने खुद को लगातार मजबूत किया है। हाँ, इसने साबित किया है कि सत्ता बांटने से देश टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा एकजुट होता है। बहुत ही शानदार। पास आज कुछ बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक नोट्स हैं जिनके जरिए हमारा मिशन ये समझना है कि क्या विविधता हमेशा एक देश को तोड़ती है, बहुत ही जरूरी सवाल है ये, या फिर हमारा लोकतंत्र जाति, धर्म, लिंग और भाषा के बीच कोई संतुलन बना सकता है। इन 4 चीजों को आज हम CRGL यानी कास्ट, रिलीजन, जेंडर और लैंग्वेज कहेंगे। देखिए, दुनिया का कोई भी लोकतंत्र हो, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वो इन चारों खम्भों के बीच कैसी तालमेल बिठाता है। बिल्कुल। जब इनमें से किसी एक पर भी भेदभाव शुरू होता है ना, तो समाज का ताना बाना बिखरने लगता है। तो इसे किसी बोरिंग थियोरी की तरह समझने के बजाय चलिए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां ये भेदभाव दुनिया के सामने एक बहुत बड़े मंच पर फूट पड़ा था। हाँ, वो 1968 का मेक्सिको सिटी ओलंपिक। बिल्कुल, 1968 200 मीटर रेस का फाइनल। 2 एथलीट्स थे वहां, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। और दोनों ही अश्वेत थे, यानी अफ्रो अमेरिकन। स्मिथ ने गोल्ड जीता था और कार्लोस ने ब्रॉन्ज। जरा उस दृश्य को दिमाग में लाइए। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, दुनिया भर के टीवी कैमरों का फोकस पोडियम पर है, अमेरिका का राष्ट्रगान बजना शुरू होता है और तभी ये दोनों खिलाड़ी कुछ ऐसा करते हैं जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। उन्होंने जो पहना था वो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। वे पोडियम पर बिना जूतों के आए थे, सिर्फ काले मोजे पहनकर, बिना जूतों के। हाँ, और ये पूरी दुनिया के सामने एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक विरोध था। वे दिखा रहे थे कि अमेरिका में उनका समुदाय किस कदर गरीबी और अभाव में जी रहा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि मान लीजिए किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट इवेंट में कोई जाए और अचानक मंच पर जाकर माइक छीन ले और कंपनी का सबसे काला सच सबके सामने खोल कर रख दे। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। उन्होंने अपने पहलों के वो छाले दिखाए जो उस व्यवस्था ने उन्हें दिए थे, और बात सिर्फ मोजों तक नहीं रुकी। हाँ, वो मुट्ठी वाला सीन। एग्जैक्टली। राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने सिर झुका लिए और काले दस्ताने पहनी हुई अपनी एक मुट्ठी हवा में तान दी। ये ब्लैक पावर का सीधा प्रदर्शन था। और उनके कपड़े भी तो बहुत कुछ कह रहे थे। हाँ, स्मिथ ने गले में एक काला मफलर पहना था जो ब्लैक प्राइड का प्रतीक था, और कार्लोस ने काले मनकों की माला पहनी थी। वो माला कोई आभूषण नहीं थी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन अश्वेत लोगों की याद में थी जिन्हें बिना सुनवाई के मार डाला गया था या लिंच कर दिया गया था। बाप रे। लेकिन इस पूरी घटना में एक और इंसान था जो अनसंग हीरो है, वो सिल्वर मेडलिस्ट पीटर नॉर्मन। हाँ, जो श्वेत थे और ऑस्ट्रेलिया से थे। पीटर नॉर्मन की कहानी यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वो ना तो अमेरिकी थे और ना ही अश्वेत, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो दोनों क्या करने वाले हैं तो उन्होंने अपनी जर्सी पर एक मानवाधिकार का बिल्ला लगा लिया। एक श्वेत व्यक्ति का उन दोनों के साथ खड़ा होना, वो भी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। लेकिन इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। स्मिथ और कार्लोस के मेडल छिन गए, करियर बर्बाद हो गया। और पीटर नॉर्मन को तो उनकी अपनी ही टीम से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि इस एक घटना ने अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। तो अब यहाँ से एक सवाल उठता है, पीटर नॉर्मन गोरे थे, जन्म से अलग थे, स्मिथ और कार्लोस अश्वेत थे, तो हमारे समाज में जो ये अंतर होते हैं, ये शुरू कहाँ से होते हैं? समाजशास्त्र के हिसाब से सामाजिक अंतर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है जन्म पर आधारित, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट? बिल्कुल। हमारा रंग, लिंग, जाति, ये सब प्राकृतिक है, और जब इसी आधार पर भेदभाव होता है तो इंसान को सबसे ज्यादा घुटन होती है, क्योंकि वो इसे बदल नहीं सकता। और दूसरा प्रकार? दूसरा है चुनाव पर आधारित, यानी चॉइस। जैसे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा धर्म चुनते हैं या कौन सा पेशा अपनाते हैं। अरे तो पीटर नॉर्मन इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो गया ना। कैसे? मतलब जन्म से तो वो अलग थे, श्वेत थे, लेकिन अपनी चॉइस से, अपने विवेक से उन्होंने उन अश्वेत खिलाड़ियों का साथ दिया। बहुत खूब। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। हर सामाजिक अंतर समाज को बांटता नहीं है। कभी कभी ये चॉइस अलग अलग लोगों के बीच एक पुल बनाने का काम भी करती है। लेकिन यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर चुनाव दूरियों को पाट सकते हैं तो दुनिया के कुछ देश दंगों की आग में क्यों जलते हैं जबकि दूसरे एकदम शांति से रहते हैं? इसके पीछे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और दूसरा है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग
सुनने में थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं। बहुत आसान है। जब दो अलग अलग सामाजिक अंतर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। उत्तरी आयरलैंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वहाँ क्या हुआ था? वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो लोग कैथोलिक थे वही लोग गरीब भी थे और उन्हीं के साथ भेदभाव भी होता था। अच्छा, इसे मैं एक वेन डायग्राम की तरह सोच रहा हूँ। अगर एक घेरा गरीबी का है और दूसरा कैथोलिक धर्म का, तो दोनों घेरे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ गए। डेंजर जोन बन गया ये तो। बिल्कुल डेंजर जोन, क्योंकि तब इंसान को लगता है कि मेरी गरीबी का कारण ये दूसरा धर्मी है। दोनों के बीच कोई कॉमन ग्राउंड बचता ही नहीं और इससे समाज में गहरी खाई बन जाती है और हिंसा होती है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ है क्रॉस कटिंग, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जैसे नीदरलैंड में। नीदरलैंड में भी तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है ना? है, लेकिन वहाँ धर्म और अमीर गरीब का जो वर्ग है वो एक दूसरे को क्रॉस कट करते हैं। मतलब वहाँ कैथोलिक समुदाय में भी अमीर और गरीब दोनों हैं और प्रोटेस्टेंट समुदाय में भी अमीर और गरीब दोनों हैं। ओहो, तो मतलब अगर कोई मुद्दा उठता भी है तो उनके आर्थिक हित आपस में जुड़े हुए हैं, बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। समाज उन्हें आसानी से अकोमोडेट कर लेता है। तो अब एक सवाल और है, जब समाज में ये ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग वाले अंतर होते हैं तो राजनेता हमेशा इनमें क्यों कूद पड़ते हैं? क्या राजनीति का जुड़ना हमेशा बुरा होता है? बुरा हो सकता है, और जब होता है तो बहुत विनाशकारी होता है। युगोस्लाविया को ही देख लीजिए। वहां क्या हुआ था? वहां धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीति ने उस पूरे देश को 6 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए समाज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? हम तो भारत में भी हमेशा सुनते हैं कि जातियों या वर्गों की राजनीति करना बुरी बात है, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल और स्वस्थ भी हो सकती है। ये कैसे? देखिए, भारत में दलितों या पिछड़े वर्गों की राजनीति का उदाहरण लेते हैं। लोकतंत्र में जो हाशिए पर पड़े समूह हैं, उन्हें अपनी परेशानी बताने का कोई मंच तो चाहिए ना। हाँ, आवाज तो उठानी पड़ेगी। वे व्यवस्था के भीतर रहकर अपना हक मांग रहे हैं, बंदूकें नहीं उठा रहे। मतलब ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। तो फिर ये कैसे तय होगा कि राजनीति देश को युगोस्लाविया की तरह तोड़ देगी या भारत की तरह जोड़े रखेगी? कोई तो पैरामीटर होगा। हाँ, समाजशास्त्रियों ने इसके लिए 3 निर्णायक आयाम यानी 3 डिटर्मिनेंट्स बताए हैं। परीक्षा के नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला क्या है? पहला है लोगों की अपनी पहचान को लेकर सोच। अगर लोग खुद को सिर्फ एक ही पहचान में देखते हैं, जैसे सिर्फ हिंदू या सिर्फ मराठी, तो खतरा है। मतलब अगर मैं मान लूं कि मेरी बस एक ही पहचान है, तो जो उस पहचान का नहीं है वो मुझे दुश्मन लगेगा। बिल्कुल, लेकिन जहां लोग बहुस्तरीय पहचान मानते हैं, जैसे पहले मैं भारतीय हूँ फिर कुछ और, वहां शांति रहती है। ये तो बहुत लॉजिकल है। और दूसरा नियम? दूसरा है नेताओं की मांगे हमेशा संविधान के दायरे में होनी चाहिए। कोई उदाहरण? श्रीलंका का उदाहरण सबसे सटीक है। वहां के बहुसंख्यक सिंघली नेताओं ने सिर्फ सिंघली की मांग रख दी और उससे तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकार कुछ ले गए। हाँ, और नतीजा क्या हुआ? दशकों लंबा खूनी गृह युद्ध। एक असंवैधानिक मांग ने पूरा देश जला दिया। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार का रुख। मतलब सरकार रिएक्ट कैसे करती है? हाँ, अगर अल्पसंख्यक कोई मांग कर रहे हैं और सरकार ताकत के दम पर लाठीचार्ज से उनकी आवाज दबा दे, तो देश अंदर से टूटता है। और अगर सरकार बातचीत करे तो? अगर सरकार सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के लिए तैयार हो जाए, तो देश हमेशा एक रहता है। वाह! तो अगर मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में समेटना चाहूं तो ये नागरिकों की सोच, नेताओं की जिम्मेदारी और सरकार के धैर्य का एक त्रिकोण है। बिल्कुल सही। अगर ये तीनों कोनों में संतुलन है तो विविधता कभी देश को कमजोर नहीं कर सकती। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सामाजिक विविधता कोई बीमारी नहीं है जिसे मिटाया जाए। बिल्कुल नहीं, ये तो एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण है। और लोकतंत्र ही वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है जो तानाशाही की तरह गोली मारने के बजाय लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। एकदम सही बात है। तो सुनने वालों के लिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगली बार जब आप टीवी पर किसी समुदाय का विरोध प्रदर्शन देखें तो उसे तुरंत देश विरोधी मत मान लीजिएगा। हाँ, उसे आज के उन 3 नियमों के चश्मे से देखिएगा। बिल्कुल, देखिए कि उनकी पहचान क्या है, मांगे क्या है और सरकार का रुख कैसा है। यह विश्लेषणात्मक नजरिया ही हमें बेहतर नागरिक बनाता है। ऊंची उड़ान में आपका स्वागत है। अगर हम अपने चुनावों के एक बहुत ही अजीब से पैटर्न पर ध्यान दें तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है।
हाँ, चुनाव आते ही बहुत सी चीजें अचानक बदल जाती हैं। बिल्कुल बदल जाती है। मतलब एक महिला जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम संभालती है, बच्चों को तैयार करती है, दफ्तर या खेत जाती है, चुनाव आते हैं ना, उसके असल मुद्दे हर राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र से एकदम गायब हो जाते हैं। ये तो है, और ठीक उसी वक्त एक और चीज होती है। हाँ, वही कि हर राजनेता को अचानक से अपने परदादा की जाति और अपनी धार्मिक पहचान बहुत अच्छी तरह याद आ जाती है। ये सच में सोचने वाली बात है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये असल में हमारे समाज की सबसे गहरी और जो जटिल राजनीति है ना, उसका सीधा प्रदर्शन है। हम अक्सर मान लेते हैं कि चुनाव सिर्फ सड़कों, पानी या बिजली के बारे में होते हैं। जो कि ऊपर से दिखता भी है। हाँ, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये पूरी तरह से सत्ता और नियंत्रण का खेल है। एक ऐसे लोकतंत्र में जहां सैद्धांतिक रूप से हर नागरिक बराबर है, वहां जमीनी हकीकत सत्ता के बंटवारे की एक अलग ही कहानी सुनाती है। और बिल्कुल यही वजह है कि आज के इस गहन विश्लेषण में हम समाज की 3 सबसे बड़ी और गहरी असमानताओं का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अगर राजनीति की इस बिसात को समझना है ना, तो इसकी 3 सबसे बड़े मोहरों को समझना होगा: जेंडर, धर्म और जाति। बिल्कुल, और इन 3 चुनौतियों को हम एक नाम दे सकते हैं। जी, मैंने भी यही सोचा। हम इन्हें ग्रेट रिपब्लिक्स चैलेंजेस या संक्षेप में GRC कह सकते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये असमानताएं क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करती हैं। सही बात है। और क्या इनका राजनीति में आना लोकतंत्र के लिए कोई खतरा है, या फिर ये एक स्वस्थ समाज बनाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें समाज की उस सबसे बुनियादी जगह से शुरुआत करनी होगी जहां से सत्ता के बंटवारे का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। मतलब हमारा अपना घर। एकदम सही। जिसे समाजशास्त्र की भाषा में श्रम का लैंगिक विभाजन या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। हाँ, और समाज ने बड़ी ही चालाकी से कामों का एक ऐसा बंटवारा कर दिया है जिसे हम प्यार से घर की जिम्मेदारी कह देते हैं, जो असल में देखा जाए तो एक बिना सैलरी वाली फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल। बचपन से ही एक मूक सहमति सी बन जाती है कि घर के अंदर के सारे काम, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब महिलाओं के हिस्से में आएंगे। और घर के बाहर जाकर पैसे कमाने का काम पुरुषों का होगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बंटवारा किसी प्राकृतिक नियम पर आधारित नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए, इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये औरतों के समय और उनकी ऊर्जा को ऐसे कामों में बांध देती है जिसका कोई आर्थिक मूल्यांकन होता ही नहीं है। मतलब उन्हें उस काम के पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल। और जब आर्थिक रूप से कोई स्वतंत्र नहीं होता, तो निर्णय लेने की शक्ति अपने आप उस व्यक्ति के पास चली जाती है जो पैसा कमा रहा है। और यहीं से सार्वजनिक जीवन, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पुरुषों का एक एकाधिकार स्थापित हो जाता है। जी, चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से खाना अच्छा बनाती हैं। या फिर सिलाई कढ़ाई उनका प्राकृतिक हुनर है। हाँ, लेकिन जैसे ही इस हुनर के साथ पैसा और पावर जुड़ता है ना, सारा खेल ही बदल जाता है। अरे, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब घर में मुफ्त में खाना बनाना महिलाओं का काम है, लेकिन जब उसी खाना बनाने के काम के लिए किसी 5 स्टार होटल में लाखों रुपए की सैलरी मिलने लगती है, तो अचानक से दुनिया के सारे बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ पुरुष बन जाते हैं। एकदम सही पकड़ा। और घर में फटे कपड़े सिलना महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर और बड़े दर्जी अक्सर पुरुष ही होते हैं। ये विरोधाभास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये बंटवारा हुनर का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि नियंत्रण का है। और जब किसी काम में सत्ता, पैसा या सम्मान जुड़ जाता है, तो पुरुष समाज उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। इसी अन्याय और एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही दुनिया भर में नारीवादी या फेमिनिस्ट आंदोलनों का जन्म हुआ। उनका उद्देश्य केवल महिलाओं के लिए वोटिंग का अधिकार मांगना नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि इस पूरी जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, उसे चुनौती देना था। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी लगता है मुझे। जब भी फेमिनिस्ट शब्द आता है तो अक्सर लोग मान लेते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का कोई संगठन है जो शायद पुरुषों के खिलाफ है। देखिए, ये एक बहुत ही सीमित सोच है। फेमिनिस्ट या नारीवादी वो हर इंसान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जो ये मानता है कि जेंडर के आधार पर किसी के भी अवसरों और अधिकारों को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, और इन आंदोलनों ने ये भी साबित किया है कि बदलाव संभव है। बिल्कुल संभव है। अगर हम स्वीडन, नॉर्वे या फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों को देखें, तो वहां महिलाओं की राजनीतिक और सार्वजनिक भागीदारी बहुत ऊंचे स्तर पर है।
और शायद इसका सीधा असर वहाँ की बेहतरीन जीवन शैली और कम भ्रष्टाचार में भी दिखता है। एकदम सही। लेकिन जब हम अपने देश की तरफ देखते हैं तो सच्चाई काफी चुभने वाली है। हाँ, आज भी हमारा समाज गहराई तक पितृसत्तात्मक है। मतलब साक्षरता दर को ही ले लीजिए, पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 76% है, जबकि महिलाओं की केवल 54%। ये 22% का जो अंतर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये साफ बताता है कि कितनी महिलाओं को सूचना तकनीक और अर्थव्यवस्था की दौड़ से ही बाहर कर दिया गया है। और साक्षरता के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी ये भेदभाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। कानूनी तौर पर तो हमारे पास समान मजदूरी अधिनियम है, जो कहता है कि एक ही काम के लिए महिला और पुरुष को बराबर वेतन मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि खेतों में काम करने वाली महिला मजदूर से लेकर सिनेमा जगत की बड़ी अभिनेत्रियों तक हर जगह महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी कम पैसा मिलता है। और इस पूरी मानसिकता का सबसे भयावह रूप तब सामने आता है जब हम लिंग अनुपात देखते हैं। लड़का ही वंश चलाएगा वाली जो सोच है ना, उसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय प्रथाओं ने देश के लिंग अनुपात को 933 पर ला खड़ा किया है। कुछ राज्यों और जिलों में तो ये आंकड़ा 800 से भी नीचे है, जो कि बहुत डरावना है। और इस स्थिति का सीधा संबंध सत्ता में प्रतिनिधित्व से है। जब तक नीति निर्माण करने वाली कुर्सियों पर महिलाएं नहीं बैठेंगी, तब तक उनके हक के कानून ना तो ठीक से बनेंगे और न ही लागू होंगे। लेकिन एक मिनट, राजनीति में तो महिलाएं हैं ना। अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं की बात करें तो क्या वहां स्थिति थोड़ी बेहतर नहीं है? देखिए, आंकड़े इसके बिल्कुल उलट कहानी कहते हैं। भारतीय संसद की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या ऐतिहासिक रूप से 10% के आसपास ही झूलती रही है। सिर्फ 10%? हाँ, और राज्यों की विधानसभाओं में तो ये 5% से भी कम है। ये एक बहुत बड़ी विफलता है कि आधी आबादी का लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिरों में कोई खास दखल ही नहीं है। हालांकि इस अंधेरे में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण पंचायती राज व्यवस्था से जरूर आई थी। बिल्कुल आई थी। जब स्थानीय स्तर पर यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई तो सच में एक क्रांति आ गई। हाँ, आज 10 लाख से ज्यादा महिला प्रतिनिधि और सरपंच स्थानीय स्तर पर सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। पर यहाँ भी शुरुआत में पुरुष समाज ने चालाकी की थी। एक तरीका निकाला था सरपंच पति का। हाँ, मतलब चुनाव महिला जीतेगी, लेकिन पंचायत का सारा काम और फैसले उसका पति करेगा। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना, दूसरी और तीसरी पीढ़ी की महिला नेताओं ने असल में सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। और उन्होंने साबित कर दिया कि जब उन्हें मौका मिलता है तो वे पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असल मुद्दों पर कहीं ज्यादा बेहतर काम करती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर पंचायत स्तर पर यह प्रयोग इतना सफल रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी संसद और विधानसभाओं में दशकों से महिला आरक्षण बिल को क्यों लटका कर रखा गया? हाँ, मतलब अगर महिलाएं गांव चला सकती हैं तो देश क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, संसद और विधानसभाएं वो जगहें हैं जहां से असली आर्थिक और विधायी पावर कंट्रोल होती है। कोई भी सत्ताधारी वर्ग जो कि वर्तमान में पुरुष है, अपनी ताकत और अपनी कुर्सी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। ये तो राजनीतिक दलों के वैचारिक मतभेद का मामला नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखने की एक गहरी मानसिकता है। और सत्ता पर नियंत्रण की ये बात हमें घर की चार दीवारी से निकालकर समाज के दूसरे सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मोर्चे पर ले जाती है, धर्म और राजनीति का कॉकटेल। जी, घर के अंदर जो काम जेंडर करता है, समाज में अक्सर वही काम धर्म के नाम पर होता है। बिल्कुल। और जब भी राजनीति और धर्म की बात होती है ना, तो महात्मा गांधी का एक विचार अक्सर चर्चा में आता है। उन्होंने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। और ये बात सुनकर कई बार लोग सच में चौंक जाते हैं कि क्या गांधी जी धार्मिक राजनीति के समर्थक थे? हाँ, पहली बार सुनने में ये सच में थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। लेकिन इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी का तात्पर्य किसी हिंदू, मुस्लिम या सिख पहचान से बिल्कुल नहीं था। तो फिर उनका क्या मतलब था? उनके लिए धर्म का मतलब था नैतिक मूल्य, जैसे सच्चाई, अहिंसा, करुणा और ईमानदारी। वे मानते थे कि राजनीति को इन नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। और इसके अलावा हर धर्म के अपने कुछ पारिवारिक कानून भी होते हैं, जैसे शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े नियम। बिल्कुल। और कई बार ये जरूरी हो जाता है कि राजनीति इन कानूनों में मौजूद असमानताओं को दूर करने के लिए दखल दे। जगह
एक संकीर्ण पहचान बन जाता है। जी। और जब किसी एक धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो वहां से सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म का जन्म होता है। और सांप्रदायिकता की बुनियादी एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी है। वो कैसे? मतलब सांप्रदायिक सोच ये मानती है कि एक विशेष धर्म को मानने वाले सभी लोगों के हित, उनकी जरूरतें और उनकी सोच ना बिल्कुल एक जैसी होती है। ये दावा तो जमीनी हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। इसे ऐसे समझते हैं कि एक ही धर्म को मानने वाले एक अरबपति उद्योगपति और उसी धर्म को मानने वाले एक रिक्शा चालक की जिंदगी में क्या समानता है? कुछ खास नहीं। उद्योगपति को टैक्स में छूट चाहिए होगी और रिक्शा चालक को सस्ती दाल और अस्पताल चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने से उनकी आर्थिक और सामाजिक जरूरतें तो एक नहीं हो जाती ना। एकदम सही। मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगी। राजनीति में जो लोग सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हैं वे इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अलग अलग जातियों, वर्गों और आर्थिक स्तर के लोगों को एक वोट बैंक में बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? डर। बिल्कुल। जब ये बताया जाता है कि हमारा धर्म खतरे में है तो वो डर न एक फेविकॉल का काम करता है जो उद्योगपति और रिक्शा चालक दोनों को एक ही कृत्रिम पहचान में चिपका देता है। और ये सांप्रदायिकता कोई एक दिन में दंगे का रूप तो लेती नहीं है। ये 4 अलग-अलग सीढ़ियों में समाज पर कब्जा करती है। जी। पहली सीढ़ी तो बहुत ही आम है, दैनिक जीवन के पूर्वाग्रह या स्टीरियोटाइप्स। हाँ, हम अक्सर बिना सोचे समझे दूसरे धर्म के लोगों के कपड़ों या उनके खान-पान या स्वभाव को लेकर चुटकुले बनाते हैं या बनी-बनी धारणाओं को सच मान लेते हैं। और दूसरी सीढ़ी है बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म। जब कोई बहुसंख्यक समुदाय ये ठान लेता है कि सत्ता पर सिर्फ उसका हक है और अल्पसंख्यकों को उनकी शर्तों पर रहना होगा। जैसे अगर हम पड़ोसी देश श्रीलंका का उदाहरण देखें तो वहां सिंघुली बहुसंख्यकों ने तमिल अल्पसंख्यकों की भाषा और रोजगार के अधिकारों को कुचलने की कोशिश की थी। जिसका नतीजा क्या हुआ? दशकों तक चलने वाला एक खूनी गृह युद्ध जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया। बिल्कुल। और तीसरी सीढ़ी होती है राजनीतिक गोलबंदी। इसमें धर्म गुरुओं का इस्तेमाल किया जाता है, पवित्र प्रतीकों को रैलियों में लाया जाता है। हाँ, और भावनात्मक अपील के जरिए एक पूरा वोट बैंक तैयार कर लिया जाता है। और फिर आती है आखिरी और सबसे भयंकर सीढ़ी, सांप्रदायिक हिंसा और दंगे। जब नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो नरसंहार का रूप ले लेती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इस बात का सबसे खौफनाक ऐतिहासिक प्रमाण है कि जब धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह जाती। इन सब खतरों को देखते हुए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया था, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेक्युलर स्टेट कहते हैं। जी, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। पाकिस्तान में जैसे इस्लाम को राष्ट्रधर्म का दर्जा प्राप्त है, भारत ने ऐसा कोई रास्ता नहीं चुना। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्य हमेशा आंखें बंद करके बैठेगा। हाँ, मतलब अगर किसी धर्म के नाम पर महिलाओं या किसी कमजोर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो राज्य को वहां दखल देने का पूरा अधिकार है। एकदम सही। जैसे संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाए, भले ही कुछ लोग इसे अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा मानते हों। राजनीति और धर्म के इस पूरे रिश्ते को ना अगर एक सरल उदाहरण से समझें तो धर्म राजनीति में बिल्कुल आग की तरह है। आग की तरह कैसे? देखिए, अगर इस आग का इस्तेमाल सही तरीके से नैतिक मूल्यों की लौ के रूप में किया जाए तो ये समाज के लिए खाना पका सकती है। हाँ? और अगर राजनीतिक गोलबंदी के लिए इस आग को सांप्रदायिकता की शक्ल दे दी जाए तो ये पूरे घर को जलाकर राख कर सकती है। बिल्कुल। और जब छुआछूत और राज्य के दखल की बात आती है तो ये चर्चा अपने आप उस मोड़ पर पहुंच जाती है जो दुनिया में केवल भारत की सच्चाई है। जाति व्यवस्था। हाँ, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं तो पूरी दुनिया में है, अमीर गरीब हर जगह है। लेकिन जन्म के आधार पर तय होने वाली ऊंच नीच की ये जो सीढ़ी है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया, ये भारत की अपनी सबसे जटिल संरचना है। और इस व्यवस्था ने बड़ी निर्ममता से ये तय कर दिया कि कौन से पेशे कौन करेगा और कौन समाज में हमेशा ऊपर रहेगा और कौन नीचे। ये सिर्फ एक सामाजिक मान्यता नहीं थी, बल्कि ये संसाधनों और धन पर कब्जा बनाए रखने का एक पक्का आर्थिक इंतजाम था। और इसीलिए ज्योतिबा फूले, परियार, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे विचारकों ने इसके खिलाफ एक लंबी और बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ी। आज अगर हम आधुनिक भारत को देखें तो परिदृश्य काफी बदला हुआ लगता है।
भारी शहरीकरण, साक्षरता और आर्थिक विकास ने पुरानी जाति व्यवस्था की जड़ों को काफी हद तक हिला दिया है। हाँ, आज अगर हम दिल्ली या मुंबई की रफ्तार में हैं, किसी मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हैं या किसी मॉल में बैठकर पिज्जा खा रहे हैं, तो कोई ये नहीं पूछता कि बगल वाली कुर्सी पर बैठे इंसान की जाति क्या है। बिल्कुल, सार्वजनिक स्थानों पर ये दीवारें गिरती हुई महसूस होती हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक उजला पहलू है। जब हम इस आधुनिकता के पर्दे को थोड़ा हटाते हैं ना, तो कड़वा सच सामने आता है। वो कड़वा सच क्या है? आज भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स या अखबारों के विज्ञापनों में जाइए, वहां सबसे पहली शर्त अपनी ही जाति का जीवन साथी खोजने की होती है। हाँ, ये तो है। और इससे भी बड़ी बात है संसाधनों का बंटवारा। जिन जातियों को सदियों पहले शिक्षा और जमीन से दूर रखा गया, खासकर दलित और आदिवासी समुदाय, वे आज भी गरीबी रेखा के सबसे नीचे वाले हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में है। और ऊंचे पदों पर आज भी उन्हीं कथित ऊंची जातियों का वर्चस्व दिखाई देता है। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां जाति और राजनीति का असल में मिलन होता है। अक्सर न्यूज चैनलों पर चुनाव विश्लेषकों को यह कहते सुना जाता है कि भारत में चुनाव सिर्फ जातियों का गणित है। टिकट बंटवारे से लेकर मंत्री पद बांटने तक सब कुछ जातियों के आधार पर तय किया जाता है। देखिए, ये सच है कि पार्टियां जातियों का गणित लगाती हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ जाति से जीते जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम भारत की किसी भी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करें, तो एक बड़ा दिलचस्प गणित सामने आता है। देश के किसी भी क्षेत्र में कोई एक अकेली जाति इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सके। यानी चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को हमेशा अपनी जाति के बाहर जाकर दूसरी जातियों का समर्थन जुटाना ही पड़ता है। एकदम सही। और एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी इलाके में किसी एक विशेष जाति का अच्छा खासा प्रभाव है, तो क्या होता है? तो सारी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उसी जाति का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार देती हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि उस प्रभावी जाति के वोट आपस में ही कटकर बंट जाते हैं। हाँ, और जैसा कि हमने धर्म के मामले में देखा था, वही तर्क यहाँ भी लागू होता है। एक ही जाति का एक बहुत अमीर इंसान और उसी जाति का एक बेरोजगार युवा, क्या ये दोनों सिर्फ अपनी जाति के नाम पर एक ही नेता को वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी आर्थिक जरूरतें उन्हें अलग अलग पार्टियों की तरफ धकेल सकती हैं। इसलिए ये कहना कि राजनीति सिर्फ जातियों के हाथ की कठपुतली है, पूरी तरह सही नहीं है। यहाँ से इस पूरी चर्चा का एक नया और बहुत ही हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। वो क्या है? अब तक हमने देखा कि राजनीति कैसे सत्ता पाने के लिए जाति का इस्तेमाल कर दी है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब जाति के अंदर राजनीति भी होती है। हाँ, ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प तंत्र है। कोई भी एक जाति अकेले दम पर सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए वो करती क्या है? वो अपने साथ दूसरी छोटी उपजातियों को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और इसी रणनीतिक गोलबंदी के कारण राजनीति में अगड़ा और पिछड़ा जैसे नए और बड़े समूह बन गए हैं। जातियां अब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए नए गठबंधन बना रही हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस राजनीतिक गोलबंदी ने जमीन पर क्या बदलाव किए हैं? देखिए, इसके दो बिल्कुल विपरीत प्रभाव हुए हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि इस राजनीतिक गोलबंदी ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों को सत्ता में अपनी जगह बनाने का एक रास्ता दिया। हाँ, मतलब जिन लोगों को सदियों तक खामोश रखा गया था, उन्हें एक आवाज मिली और वे लोकतंत्र के मंच पर अपने हक की मांग मजबूती से रख पाए। सही बात है, लेकिन इसका दूसरा और बेहद निराशाजनक पहलू भी है। वो क्या? जब पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति और पहचान के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो विकास के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। चुनाव में स्कूल, अस्पताल, अच्छी सड़कें, रोजगार और भ्रष्टाचार पर बात होने के बजाय बात इस पर होती है कि कौन सी जाति किसके साथ गठबंधन कर रही है। सत्ता तो मिल जाती है, लेकिन उस सत्ता से समाज का जो वास्तविक विकास होना चाहिए था, वो कहीं खो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें, तो हमने लिंग, धर्म और जाति, इन तीनों असमानताओं के तंत्र को गहराई से समझा है। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये तीनों लोकतंत्र के लिए कोई बाहरी खतरे नहीं है। क्या मतलब? असमानताएं लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? मेरा मतलब है कि लोकतंत्र का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो इन विविधताओं, मतभेदों और ऐतिहासिक असमानताओं को एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सके। हाँ, अगर समाज में सब कुछ एकदम समान होता तो शायद लोकतंत्र की इतनी गहरी जरूरत ही ना होती। एकदम सही। राजनीति का असली काम इन दरारों में नफरत का बारूद भरकर चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि इन दरारों को पाटने के लिए ठोस नीतियां बनाना है। ये कोई एक चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है,
ये एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की एक लंबी चुनौती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने सच में समाज की कार्यप्रणाली की कई परतों को उघाड़ कर रख दिया है। जी। और इस क्लास को समेटते हुए ना, ये सोचने वाली बात है कि हम भविष्य की ओर किस तरह कदम बढ़ा रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि शिक्षा, आधुनिकता और बड़े शहरों का विकास सार्वजनिक जीवन में जाति और धर्म की पुरानी दीवारों को ढा रहा है। हाँ, ऐसा लगता तो है कि हम तेजी से एक आधुनिक समाज बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारी निजी जिंदगी में इन पुरानी पहचानों को और भी गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, जिससे हम अपने ही विचारों के एक इको चैम्बर में कैद हो रहे हैं। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स ने जातिवाद को खत्म करने के बजाय उसे एक नया डिजिटल और व्यवस्थित रूप दे दिया है। ये सच में गहरी विडंबना है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सच में अपनी पुरानी संकीर्णताओं से आजाद हो रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी ऐतिहासिक असमानताओं को एक नए चमकदार डिजिटल तरीके से सजा रहे हैं? अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ऊंची उड़ान के साथ जुड़े रहिए। जरा सोचिए, बस कल्पना कीजिए कि कोई एक छोटे से शहर में रहता है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद मान लीजिए महीने भर की कमाई मुश्किल से 5,000 रुपए है। जो कि बहुत आम बात है। बिल्कुल। अब इसी कमाई में परिवार को खिलाना है, घर चलाना है। लेकिन एक सुबह वो इंसान सोकर उठता है और देखता है कि उसके हाथ में 1,000 रुपए का सिर्फ पानी का बिल थमा दिया गया है। बाप रे, मतलब सीधे सीधे कमाई का 20% हिस्सा। हाँ, 20% हिस्सा सिर्फ इसलिए देना है क्योंकि उसे जिंदा रहना है। और मतलब हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि वो इंसान अपनी ही छत पर बारिश का पानी तक इकट्ठा नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस बारिश के पानी पर भी एक विदेशी कंपनी ने अपना कानूनी हक जता दिया है। मतलब पूरी तरह से बेबसी। ऐसे में कोई क्या करेगा? ऊंची उड़ान में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार हो गई है। शुक्रिया। तो अक्सर हम लोगों को लगता है कि लोकतंत्र का मतलब बस 5 साल में एक बार लाइन में लगकर मशीन का बटन दबाना है ना? हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन असली शक्ति का खेल तो तब शुरू होता है जब यह सिस्टम फेल हो जाता है। जब चुनी ही सरकारें या कह लें तानाशाही व्यवस्थाएं अपनी मनमानी करने लगती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि जब संसद और अदालतें काम करना बंद कर देती हैं तो कैसे आम लोग सड़क पर उतरकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो राजाओं को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर देता है और बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रातों रात देश से भागने पर विवश कर देता है। एकदम सही। तो आज हम राजनीति के उन अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट हथियारों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें हम दबाव समूह और जन आंदोलन कहते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि देखिए हम अक्सर इतिहास की किताबों में सिर्फ तारीखें और नेताओं के नाम पढ़ते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन असलियत में सिर्फ भीड़ के सड़क पर आ जाने से कुछ नहीं होता। उस भीड़ के पीछे एक पूरा छिपा हुआ आर्किटेक्चर काम करता है। एक बहुत गहरी लामबंदी होती है। तो चलिए सबसे पहले उसी पानी के बिल वाली कहानी की तह तक जाते हैं। जी। मतलब ये कोई मनगढ़ंत किस्सा तो है नहीं? जी नहीं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये लातिनी अमेरिका के एक देश बोलिविया में हुआ था। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2000 की। इतिहास में इसे बोलिविया का जल युद्ध कहा जाता है। जल युद्ध मतलब पानी के लिए सच में युद्ध हो गया? लगभग वैसा ही कुछ। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि नीतियां कैसे जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती हैं। तो वहां असल में हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि बोलिविया की नगर पालिका अपने स्तर पर पानी की सप्लाई संभाल रही थी, लेकिन देश पर ना विश्व बैंक का भारी कर्ज था। वर्ल्ड बैंक का कर्ज हमेशा यही होता है। हाँ, तो विश्व बैंक ने शर्त रखी कि अगर उन्हें और कर्ज चाहिए तो उन्हें अपने संसाधनों का निजीकरण करना होगा। अच्छा, मतलब प्राइवेटाइजेशन। बिल्कुल। और दबाव में आकर जो वहां की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार थी, उसने कुचुम्बा शहर के पानी का अधिकार एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। मतलब पानी जैसी बुनियादी और जीवन रक्षक चीज का बाजारीकरण कर दिया गया। ये तो बहुत खतरनाक बात है। और जैसा कि विदेशी कंपनियों का लक्ष्य अक्सर सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, उन्होंने आते ही बिल 4 गुना बढ़ा दिए। वही जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, अब जो लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे उनके लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। पर मैं सोच रहा था, जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जब कुचुम्बा की सड़कों पर ये भारी जनसैलाब उमड़ा तो इसका नेतृत्व किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया था। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो फिर बिना किसी राजनीतिक ढांचे के, बिना बड़े नेताओं के इतने सारे लोग एक साथ संगठित कैसे हो गए? मतलब भीड़ तो बस भीड़ होती है ना। यहीं पर हमें आंदोलन की मैकेनिक्स को समझना होगा। देखिए, जब राजनीतिक पार्टियां लोगों की मदद नहीं कर पाईं, तो लोगों ने खुद का एक गठबंधन बनाया जिसे फेडेकोर कहा गया। FEDECOR। फेडेकोर,
ये कोई एनजीओ था क्या? नहीं, ये कोई आम संगठन नहीं था। इसमें शहर के इंजीनियर थे, स्थानीय किसान थे, कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे। अच्छा, मतलब हर वर्ग के लोग। हाँ, पर्यावरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता भी थे और यहाँ तक कि सड़कों पर रहने वाले बेघर बच्चे भी इसमें शामिल थे। इन सब ने मिलकर मोहल्लों की कमेटियां बनाई। अरे वाह, तो ये महज कोई फ्लैश मॉब नहीं था जहां लोग अचानक जमा हुए और फिर घर चले गए। बिल्कुल नहीं, इन्होंने बाकायदा पूरे शहर में हड़ताल आयोजित की। जब सरकार ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब सीधे सेना बुला ली पानी के लिए? जी हाँ, कर्फ्यू लागू कर दिया गया और सेना सड़क पर उतार दी गई। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फेडेकोर के सदस्य पीछे नहीं हटे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चौराहों पर मोर्चेबंदी कर ली, एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क का इस्तेमाल किया। ये तो ऐसा है जैसे जनता ने खुद को ही एक समानांतर सरकार में तब्दील कर लिया हो। मतलब किसी ने पूरे देश का पावर स्विच ही ऑफ कर दिया हो, जिससे सिस्टम को रीबूट होना ही पड़ा। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। तो अगर इसे याद रखना हो तो हम बोलेविया, वाटेकोर और फेडेकोर के बीच का कनेक्शन देख सकते हैं। मानो ये BWF एक ऐसा गठबंधन बन गया था जिसे तोड़ने की ताकत किसी सेना में नहीं थी। और अंततः उस ताकतवर विदेशी कंपनी के अधिकारियों को अपनी जान बचाकर शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा और पानी वापस नगर पालिका को सौंप दिया गया। क्या बात है, मतलब जनता की ताकत के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। बिल्कुल, और ये सिर्फ पानी की बात नहीं थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि जब सत्ताधारी नीतियां थोपते हैं तो जनता का जो अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप है वो क्या कमाल कर सकता है। सही कहा। और अगर हम इस अप्रत्यक्ष शक्ति का एक और शायद इससे भी बड़ा उदाहरण देखना चाहें तो हमें दुनिया के दूसरे हिस्से नेपाल की तरफ चलना होगा। हाँ, नेपाल का मामला तो और भी ज्यादा नाटकीय है। बिल्कुल, वहां लड़ाई किसी पानी के बिल की नहीं बल्कि पूरे के पूरे लोकतंत्र को बचाने की थी। हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2006 के नेपाल के लोकतंत्र आंदोलन की। हाँ, 2006 का वो ऐतिहासिक समय। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आ चुका था और राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार कर लिया था। मतलब राजा बस नाम का था और असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास थी, है ना? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर एक बहुत ही दर्दनाक त्रासदी हुई। शाही खानदान के कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। वो तो पूरी दुनिया के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज थी। बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो नए राजा बने, राजा ज्ञानेंद्र, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें तो पूरी पावर अपने हाथ में चाहिए थी। हाँ। तो उन्होंने मौके की तलाश की और फरवरी 2005 में चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से भंग कर दिया। एक झटके में नेपाल वापस तानाशाही के अंधेरे में चला गया। लेकिन नेपाल की जनता, जो पहले ही आजादी का स्वाद चख चुकी थी, वो खामोश तो बैठने वाली नहीं थी। यहाँ मुझे आपकी वो आर्किटेक्चर वाली बात याद आ रही है। हाँ, मोबिलाइजेशन वाला पॉइंट। बिल्कुल। नेपाल में भी ये जो मोबिलाइजेशन था, ये सिर्फ स्वतःस्फूर्त या कह लें स्पॉन्टेनियस नहीं था। वहां के राजनेताओं ने सिर्फ अखबारों में बयानबाजी नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? संसद की 7 बड़ी पार्टियों ने अपने मतभेद भुलाकर एक सप्तदलीय गठबंधन बनाया, जिसे SPA या 7 पार्टी अलायंस कहा गया। और SPA का ये गठबंधन सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये जमीन पर काम करने का एक ठोस ढांचा था। SPA ने राजधानी काठमांडू में 4 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। 4 दिन की हड़ताल। लेकिन असली जादू तब हुआ जब ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो गई। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतरने लगे। 1 लाख लोग, वो भी रोज? हाँ। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के उस दौर में इतनी बड़ी भीड़ को रोजाना जुटाना, उन्हें खाना खिलाना और शांतिपूर्ण बनाए रखना कैसे मुमकिन हुआ होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे कोई और भी ताकत थी जो पर्दे के पीछे से काम कर रही थी? बिल्कुल थी, और वो ताकत थी नेपाल के अलग अलग समाज वर्गों का एक साथ आना। मतलब SPA के अलावा भी लोग थे? हाँ, SPA के साथ साथ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी, जो उस समय सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रही थी, वे भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। अरे वाह, मतलब जो हथियार उठाए हुए थे वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आ गए? जी हाँ। और इनके अलावा वकीलों के संघ, शिक्षकों के संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने ही वो पूरा मैनेजमेंट संभाला होगा। बिल्कुल। उन्होंने अंडरग्राउंड तरीके से पर्चे बांटे, गुप्त बैठकें की और लोगों को ये समझाया कि अगर आज वे घर बैठे रहे तो हमेशा के लिए अपने अधिकार खो देंगे। और इसी जबरदस्त नेटवर्क का नतीजा था कि 21 अप्रैल आते आते सड़कों पर 3 से 5 लाख लोग जमा हो गए।
सुरक्षा बल भी इस भारी जन सैलाब के सामने बौने पड़ गए। कितने लोगों को तो कोई फोर्स नहीं रोक सकती। बिल्कुल नहीं। और फिर वो 24 अप्रैल 2006 का ऐतिहासिक दिन आया जब एसपीए के इस मोबिलाइजेशन ने राजा को एक सीधा अल्टीमेटम दे दिया। और राजा को घुटने टेकने पड़े। जी हाँ, एसपीए के इसी अल्टीमेटम की बदौलत 24 अप्रैल को वो तानाशाही व्यवस्था आउट हो गई। गिरिजा प्रसाद कोइराला नए प्रधानमंत्री बने और एक नई संविधान सभा का रास्ता साफ हुआ। ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। अगर हम इन दोनों घटनाओं नेपाल और बोलिविया का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो लोकतंत्र के काम करने के तरीके के बारे में हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलते हैं। तो एक, राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन देखिए, दुनिया भर में हर रोज कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते हैं और ज्यादातर बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये दोनों क्यों सफल हुए? क्या निष्कर्ष निकलते हैं इनसे? तो मैं बताती हूँ। पहला निष्कर्ष ये है कि लोकतंत्र का विकास सिर्फ शांत चुनावों से नहीं होता, बल्कि ये जन संघर्ष के जरिए ही आगे बढ़ता है। मतलब टकराव जरूरी है। हाँ, जब भी सत्ता पर बैठे लोगों और सत्ता से बाहर के लोगों के बीच सीधा टकराव होता है, तो सिस्टम को एक नई शक्ल लेनी ही पड़ती है। सही बात है। और दूसरा यह कि जब स्थापित संस्थाएं जैसे संसद, राजनीतिक पार्टियां या अदालतें काम करना बंद कर देती हैं, तब जनता की सड़कों पर लामबंदी ही संकट का समाधान निकालती है। मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो सड़क ही आखिरी रास्ता बचती है। और तीसरा निष्कर्ष शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए संगठित राजनीति का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वही आर्किटेक्चर वाली बात। बिल्कुल। भीड़ का गुस्सा भले ही अपने आप फूट पड़े, लेकिन उसे एक दिशा देने के लिए, उसे एक नतीजे तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई आर्किटेक्चर चाहिए होता है। जैसे नेपाल में एसपीए और बोलिविया में फेडोकोर। मैं समझ रहा हूँ। तो इसे हम राजनीति में भागीदारी के 2 अलग-अलग तरीकों के रूप में देख सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष तरीका, जहां आप सीधे चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन एक आम नागरिक के पास इतना पैसा या समय नहीं होता कि वो हमेशा चुनाव लड़े, है ना? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनता है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट तरीका, जहां वो बाहर रहकर सरकार की नीतियों पर इतना दबाव बनाता है कि सरकार को झुकना पड़े। एकदम सही। लेकिन आप हमेशा तो सड़कों पर नहीं रह सकते ना। हाँ, एक समय के बाद तो किसानों को अपने खेत में लौटना होता है, मजदूरों को अपनी फैक्ट्री में और छात्रों को अपने कॉलेज में। तो फिर ये दबाव लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाता है? यहीं से शायद हमारी कहानी दबाव समूहों और जन आंदोलनों की तरफ मुड़ती है। आपने बहुत ही सही कड़ी पकड़ी है। सड़कों पर जो सैलाब हम देखते हैं वो जन आंदोलन है, लेकिन जब सड़कें खाली हो जाती हैं, तब जो संस्थाएं रोजमर्रा के आधार पर सरकार पर दबाव बनाए रखती हैं, उन्हें दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। प्रेशर ग्रुप्स, अच्छा। हाँ, इन दोनों का लक्ष्य सत्ता पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन इनके काम करने की मैकेनिक्स बिल्कुल अलग होती है। तो अगर हम दबाव समूहों की बात करें, तो क्या ये किसी अनुशासित कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह होते हैं? काफी हद तक। दबाव समूह समान पेशे या समान हित वाले लोगों का एक बहुत ही सख्त और व्यवस्थित संगठन होता है, जैसे मजदूर संघ, व्यापार मंडल या कह लें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मतलब इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल। इनके पास बाकायदा एक ऑफिस होता है, एक पक्का ढांचा होता है, सदस्य नियमित रूप से चंदा देते हैं और इनके पास नीतियां बनाने वाले विशेषज्ञ होते हैं जो सरकार के सामने अपनी मांगे बहुत ही तकनीकी और कानूनी तरीके से रखते हैं। समझ गया। और इसके विपरीत जो जन आंदोलन होते हैं, वो तो किसी शक्तिशाली तूफान की तरह होते हैं। वे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह नहीं, बल्कि एक भावना की तरह काम करते हैं। एकदम सही। जन आंदोलनों का ढांचा बहुत ढीला ढाला होता है, उनमें कोई एक बॉस नहीं होता और वे नियमों से ज्यादा जनता के जोश पर चलते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या सूचना का अधिकार आंदोलन। हाँ बिल्कुल। और इनमें भी 2 प्रकार होते हैं। कुछ आंदोलन सिर्फ एक ही मुद्दे पर केंद्रित होते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो एकमात्र शुरुआती लक्ष्य था वो सिर्फ सरदार सरोवर बांध को रोकना था। और एक बार जब वो मुद्दा खत्म हो जाता है तो आंदोलन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। जी, लेकिन कुछ आंदोलन लंबे समय तक चलते हैं, जैसे पर्यावरण बचाने के आंदोलन या महिला सशक्तिकरण के आंदोलन। ये बहुमुद्दे वाले होते हैं। अच्छा, तो इनका दायरा बड़ा होता है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन अलग अलग आंदोलनों को ताकत देने के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट्स यानी NAPM जैसे अम्ब्रेला संगठन भी बनाए जाते हैं। अम्ब्रेला संगठन मतलब ये सबको एक साथ लाते हैं? बिल्कुल। ये खुद कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि यह देश भर के छोटे बड़े आंदोलनों का एक गठबंधन है जो उन्हें एक साथ एक मंच पर लाता है ताकि उनकी आवाज सरकार तक जोर से पहुंच सके। ये सब सुन के तो बहुत आदर्श लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा।
या यूं कहिए कि मुझे इस पूरी व्यवस्था में एक बड़ी खामी नजर आती है। अच्छा, वो क्या? जरा सोचिए, पिछली बार जब किसी शहर के ऑटो रिक्शा यूनियन ने या किसी बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट संगठन ने हड़ताल की थी, पूरा शहर थम गया था, लोगों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हुई। हाँ, आम लोगों को तो परेशानी होती ही है। तो अब अगर ये समूह चुनाव नहीं लड़ते और ये सिर्फ अपने टैक्स कम करवाने या अपना किराया बढ़वाने के लिए पूरे देश को बंधक बना लेते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? मतलब ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपका ये सवाल उन आलोचनाओं के बिल्कुल केंद्र में है जो अक्सर दबाव समूहों पर की जाती हैं। जिन समूहों की आप बात कर रहे हैं ना, उन्हें वर्ग विशेष के हित समूह या सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स कहा जाता है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ एक सेक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल। इनका मुख्य लक्ष्य समाज के किसी खास हिस्से यानी सिर्फ अपने सदस्यों की भलाई करना होता है। आप कह सकते हैं कि इनका नजरिया सेक्शनल होने के साथ साथ थोड़ा स्वार्थी भी होता है। सेल्फिश। हाँ, जैसे वकीलों का संघ सिर्फ वकीलों की बात करेगा और शिक्षकों का संघ सिर्फ अपनी सैलरी की बात करेगा। तो अगर ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और जनता ने इन्हें चुना भी नहीं है, तो फिर सरकार इनकी बात मानती क्यों है? नीतियां बदलवा लेना कोई छोटी बात तो नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास सरकार की दुखती रग दबाने की ताकत होती है। ये पर्दे के पीछे रहकर बहुत ही सधे हुए तरीके से काम करते हैं। पर्दे के पीछे से कैसे? वे जानते हैं कि मीडिया का ध्यान अपने ओर कैसे खींचना है। वे हड़ताल करके सरकारी कामकाज ठप कर सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक तरीका वो है जो बड़े व्यापारिक समूह अपनाते हैं। वे पेशेवर लॉबिस्ट्स नियुक्त करते हैं। लॉबिस्ट? ये लॉबिंग असल में काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ नेताओं को पैसे देने के बारे में है, मतलब ब्राइब करना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा परिष्कृत और जटिल है। लॉबिस्ट वो विशेषज्ञ होते हैं जिनके पास गहरा डेटा और कानूनी जानकारी होती है। अच्छा। लिखते हैं। वे सांसदों को ऐसे ड्राफ्ट और रिसर्च पेपर बनाकर देते हैं जो दिखने में देश के फायदे के लगते हैं, लेकिन असल में वे नीतियां उस खास कॉर्पोरेट के पक्ष में मुड़ रही होती हैं। बाप रे, मतलब बिना एक भी वोट मांगे ये समूह देश का कानून लिखवा लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तो वाकई चिंताजनक है। इसका मतलब ये पूरा खेल सिर्फ पैसे और प्रभाव का है। लेकिन क्या कोई ऐसे दबाव समूह भी हैं जो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, जो सच में समाज को बेहतर बनाने के लिए लड़ते हों? हाँ, बिल्कुल है। और उन्हें जन सामान्य के हित समूह या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स कहा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स? हाँ, इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि सर्व सामान्य हितों की रक्षा करना होता है। इनका काम पब्लिक के लिए परोपकारी होता है। कोई उदाहरण है इसका? इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और जमीनी उदाहरण है बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बामसेफ। लेकिन नाम से तो ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन लगता है, तो फिर ये तो अपनी पेंशन और सैलरी के लिए लड़ते होंगे। यही तो बामसेफ की सबसे खास बात है। ये संगठन सरकारी कर्मचारियों का जरूर है, लेकिन इसका मुख्य एजेंडा कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है पूरे समाज से जातिगत भेदभाव को मिटाना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये लोग अपने पढ़े लिखे नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन कमजोर वर्गों के लिए करते हैं जिन्हें उनके अधिकार पता ही नहीं है। ये कानूनी मदद देते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है जहां एक खास वर्ग का संगठन पूरे समाज की भलाई के लिए लड़ रहा है। हाँ, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो एक तरफ हमारे पास ऐसे समूह हैं जो नीतियों को अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं। सही कहा। लेकिन ये सब हवा में तो नहीं होता। मैं सोच रहा था कि इन समूहों का असली राजनीतिक दलों के साथ कैसा रिश्ता होता है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं उन्हें भी पता है कि कानून तो आखिर संसद में ही बनेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। इनका राजनीतिक दलों के साथ बहुत गहरा और अक्सर बहुत ही जटिल रिश्ता होता है। कई बार तो ये रिश्ता बिल्कुल प्रत्यक्ष या डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कैसे? उदाहरण के लिए भारत में लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी ने अपने खुद के छात्र संगठन और मजदूर यूनियन बना रखे हैं। ये संगठन भले ही दबाव समूहों की तरह दिखते हों, लेकिन असल में ये उन पार्टियों की ही एक्सटेंशन ब्रांच होते हैं। हाँ, ये बात तो है। और अप्रत्यक्ष रिश्ते भी होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि राजनीतिक पार्टियां इन जन आंदोलनों को बड़ी बारीकी से मॉनिटर करती हैं। बिल्कुल, मॉनिटर करती हैं। मुझे तो ये किसी बड़े टैलेंट हंट या माइनर लीग की तरह लगता है। पार्टियां दूर से देखती रहती हैं कि सड़क पर कौन सा युवा नेता सबसे अच्छी तरह भाषण दे रहा है,
भीड़ को बांध कर रख रहा है, पार्टी का टिकट दे देती हैं। बिल्कुल सही। वो युवा ऊर्जा और जनता के बीच की पकड़ राजनीतिक दलों के बहुत काम आती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कई बार एक जन आंदोलन ही समय के साथ पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी में बदल जाता है। अच्छा, इसके तो हमारे पास बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है। जैसे असम में विदेशी लोगों के खिलाफ छात्रों का जो भारी आंदोलन चला था, वो महज एक प्रदर्शन नहीं रहा। हाँ, बाद में क्या हुआ उसका? बाद में वही छात्र नेता असम गण परिषद यानी एजीपी नाम की राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता में आए। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम दक्षिण भारत की राजनीति को देखें तो 1930 के दशक में तमिलनाडु में जो बड़े समाज सुधार आंदोलन चले थे, उन्हीं आंदोलनों की कोख से आगे चलकर डीएमके और एआईएडीएमके जैसी विशाल राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ, जिन्होंने दशकों तक राज्य की राजनीति को आकार दिया। एकदम सही। तो अब इस पूरी चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोएं और बड़े नजरिए द बिग पिक्चर की बात करें। हाँ, बिल्कुल। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये जो समूह हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये कभी भी शहर बंद कर देते हैं। तो क्या वाकई ये लोकतंत्र के लिए एक समस्या है? देखिए, सतह से देखने पर ये अराजकता या केओस लग सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के नजरिए से ये समूह लोकतंत्र को बचाने का सबसे अहम काम करते हैं। देखिए, किसी भी व्यवस्था में अमीर और ताकतवर कॉर्पोरेट्स के पास बहुत पैसा होता है, जिससे वे सरकार पर अनुचित दबाव डाल सकते हैं। बिल्कुल। और जन संगठन उस पैसे की ताकत को लोगों की ताकत से काटते हैं। मतलब एक बैलेंस बनाते हैं। एकदम सही। जब समाज के कमजोर वर्ग, जिनके पास पैसा या पहुंच नहीं है, एक साथ आते हैं तो वे एक शक्ति संतुलन या पावर बैलेंस बनाते हैं। कैसे काम करता है ये बैलेंस? जब अलग अलग समूह सरकार पर दबाव डालते हैं, जैसे मान लीजिए उद्योगपति टैक्स छूट मांगते हैं और उसी समय मजदूर संगठन न्यूनतम वेतन की गारंटी मांगते हैं, तो सरकार को मजबूरन दोनों की सुननी पड़ती है। अच्छा, तो सरकार किसी एक तरफ झुक नहीं सकती। हाँ, इससे सरकार को समाज की असली जरूरतों का पता चलता है। इसीलिए इन समूहों और आंदोलनों को लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। सेफ्टी वॉल्व, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। जैसे किसी प्रेशर कुकर में अगर वॉल्व ना हो तो दबाव बढ़ने से वो एक दिन फट जाएगा। बिल्कुल। उसी तरह समाज में जब तनाव और गुस्सा भर जाता है और अगर लोगों के पास अपना गुस्सा निकालने का और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का ये इनडायरेक्ट तरीका ना हो, तो सिस्टम पूरी तरह ढह जाएगा या देश हिंसक क्रांति की तरफ चला जाएगा। सही बात है। यानी सड़क पर हो रहा शोर हमेशा बर्बादी का संकेत नहीं होता, कई बार ये लोकतंत्र के स्वस्थ और जिंदा होने की सबसे बड़ी निशानी होता है। और जब तक ये सेफ्टी वॉल्व काम कर रहा है, सत्ता कभी पूरी तरह निरंकुश नहीं हो सकती। तो आज हमने देखा कि कैसे नेपाल के वकीलों से लेकर बोलीविया के किसानों तक सबने इसी सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल किया। हमने प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष दबाव के बीच के फर्क को समझा, और हमने ये भी देखा कि कैसे दबाव समूह काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे और अंतिम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? हमने बात की कि कैसे सड़क से शुरू हुए क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन अक्सर बड़े होकर खुद स्थापित राजनीतिक पार्टी बन जाते हैं, जैसे असम और तमिलनाडु के उदाहरणों में। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई आंदोलन जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम का विरोध करने में बिता दी हो, अंततः सत्ता की उसी कुर्सी पर बैठ जाता है, तो क्या उसकी मूल आत्मा वहीं खत्म हो जाती है? क्या सत्ता में आते ही वे भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने कभी अपना संघर्ष शुरू किया था? ये राजनीतिक सत्ता का सबसे कड़वा सच है। अगर सड़क पे चलते किसी भी आम इंसान को अचानक रोककर हम पूछें कि भाई हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है, तो वो पक्का उलझन में पड़ जाएगा। बिल्कुल। बहुत ज्यादा संभावना है कि उसे इसका कोई भी अंदाजा न हो, वो बस आपको देखता रह जाएगा। लेकिन अगर उसी इंसान को हम कमल, हाथ, हाथी या साइकिल का चुनाव चिन्ह दिखा देना, तो वो तुरंत सिर्फ उस पार्टी का नाम ही नहीं बताएगा, बल्कि पिछले 20 सालों की पूरी राजनीति आपको समझा देगा। सही बात है। गठबंधनों का इतिहास और वो जो जातियों का चुनावी गणित होता है, वो भी एकदम विस्तार से समझा देगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हमारी आज की इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमारे स्रोत बताते हैं कि आम जनता के लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सीधा सा मतलब राजनीतिक दल ही होता है। एकदम सच है। तो आज हम ये जो सूचनाओं का भारी बोझ होता है ना, उससे बचते हुए
इन राजनीतिक दलों के मूलभूत डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। हम राजनीति की उस मशीनरी को डिकोड करेंगे जिसे हम रोज न्यूज़ चैनलों पर देखते तो हैं, पर शायद ही उसे गहराई से समझते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो चलिए बुनियादी बात से शुरू करते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, तकनीकी परिभाषाओं और किताबी बातों से परे जाकर एक राजनीतिक दल असल में होता क्या है। देखिए, अगर हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझे ना, तो एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक संगठित समूह है, मतलब एक तरह की टीम है जिसका एक ही स्पष्ट लक्ष्य होता है। और वो लक्ष्य है चुनाव लड़ना। हाँ, चुनाव लड़ना और किसी भी तरह सत्ता हासिल करना। और सत्ता हासिल करने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि वे अपने विचार के अनुसार पूरे समाज की जो सामूहिक भलाई है उसके लिए नीतियां और कार्यक्रम तय कर सकें। समझ गई। लेकिन ये कोई रातों रात हवा में बनी हुई चीज नहीं होती है। हमारी रिसर्च सामग्री बताती है कि ये एक बेहद जटिल और परतों वाली संरचना है। किसी भी राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से या कह लें कि 3 स्तंभ होते हैं। अच्छा, 3 स्तंभ? वो कौन कौन से हैं? पहला होता है शीर्ष नेतृत्व, यानी जो नेता होते हैं। दूसरे होते हैं सक्रिय सदस्य और तीसरे होते हैं समर्थक। ये जो 3 हिस्सों वाला वर्गीकरण है ना, ये थोड़ा सा उलझाने वाला हो सकता है हमारे श्रोताओं के लिए। अच्छा, कैसे? मतलब नेता तो हमें साफ समझ में आते हैं, जो मंच पर भाषण दे रहे हैं, टीवी डिबेट्स में अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं या चुनाव में टिकट लेकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सक्रिय सदस्य और समर्थक के बीच असल फर्क क्या है? अक्सर देखा गया है कि लोग इन दोनों को ना एक ही मान लेते हैं। क्या दोनों एक ही बात नहीं है? अरे नहीं, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि यहीं पर किसी भी पार्टी की असली जमीनी ताकत छिपी होती है। देखिए, सक्रिय सदस्य वो लोग हैं जिन्हें हम आम भाषा में पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं। ओह अच्छा, कार्यकर्ता। हाँ, चुनाव हो या ना हो, ये लोग पार्टी के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो भीषण गर्मी में रैलियों के लिए कुर्सियां लगाते हैं, सोशल मीडिया पर पार्टी के संदेश फैलाते हैं, मोहल्लों में जाकर पर्चे भी बांटते हैं, है ना? बिल्कुल, और बूथ मैनेजमेंट संभालते हैं। इनका रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से पार्टी संगठन के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो फिर समर्थक कौन हुए? दूसरी ओर समर्थक वे आम मतदाता हैं जो किसी पार्टी की विचारधारा में विश्वास तो करते हैं, लेकिन सड़क पर झंडा लेकर नहीं उतरते। मतलब वो खामोश रहते हैं। हाँ, एक समर्थक खामोशी से अपने काम पर जाता है, अपनी नौकरी करता है, और जब चुनाव का दिन आता है तो चुपचाप जाकर अपनी पसंदीदा पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाता। अरे वाह, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। शीर्ष पर बैठे कुछ नेता, जमीन पर पसीना बहाने वाले हजारों कार्यकर्ता और करोड़ों की संख्या में खामोश समर्थक। एकदम सही, ये एक विशाल मानव मशीनरी है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है यहाँ पर, जब चुनाव नहीं हो रहे होते हैं तब इतनी बड़ी टीम आखिर करती क्या है? मतलब भाषण देने और रैलियां करने के अलावा एक राजनीतिक दल के असल काम क्या हैं? देखिए, इस राजनीतिक मशीनरी के कई बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से 7 गियर्स में बांट सकते हैं। 7 गियर्स? अच्छा। हाँ, सबसे पहला और स्पष्ट काम तो जाहिर है चुनाव लड़ना ही है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन करती हैं और पूरी रणनीति के साथ उन्हें मैदान में उतारती हैं। और दूसरा काम है नीतियां और घोषणा पत्र बनाना। चुनाव से पहले पार्टियां जनता के सामने एक तरह का मेन्यू कार्ड रखती हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे चुनाव से पहले जो मुफ्त बिजली या लैपटॉप बांटने के वादे किए जाते हैं। सही काम। अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे, शिक्षा में क्या बदलेंगे, ये सब बताते हैं। फिर तीसरा काम है संसद या विधानसभा में कानून बनाना। और चौथा काम, जो इन सब का चरम है, वो है जीत कर सरकार बनाना और उसे चलाना। मतलब मंत्री तय करना, बजट पास करना, राइट? हाँ, और प्रशासन को दिशा देना। यहाँ मैं वो जो कानून बनाने वाला पॉइंट था ना, उस पे थोड़ा रुकना चाहूंगी। जब कानून बनाने की बात आती है तो हमारी स्रोत सामग्री में एक शब्द बार बार आता है, व्हिप, WHIP। हाँ, व्हिप। ये व्हिप क्या है? मतलब क्या ये सच में किसी को कोड़े मारने जैसा कुछ है? अरे नहीं, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है जो दरअसल ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से आया है। राजनीति में व्हिप का मतलब कूड़ा नहीं होता, बल्कि एक लिखित आदेश होता है। अच्छा, एक आदेश। हाँ, जब भी संसद में किसी महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग होती है ना, तो पार्टी अपने सभी सांसदों को एक व्हिप जारी करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सांसद को अपनी पार्टी के फैसले के पक्ष में ही वोट करना होगा। और अगर वो ऐसा ना करे तो? अगर वो अपनी व्यक्तिगत मर्जी या कह लें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तो उसे पार्टी से निकाला जा सकता है और यहां तक कि उसकी संसद सदस्यता भी रद्द हो सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही सख्त नियम है। यानी सांसद सिर्फ अपनी पार्टी हाईकमान के रबर स्टैम्प बनकर रह जाते हैं एक तरह से। कुछ हद तक हाँ, ऐसा ही है। खैर, ये तो जीतने वालों की बात हुई, लेकिन जो
जो चुनाव हार जाते हैं उनका क्या होता है? क्या वे अगले 5 साल तक बस घर बैठकर इंतजार करते हैं? अरे नहीं, यहीं पर तो लोकतंत्र की असल खूबसूरती नजर आती है। हारने वालों का काम, जिसे हम विपक्ष कहते हैं, सरकार चलाने से कम महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। ये हमारा 5वां सबसे जरूरी गैर है। विपक्ष की भूमिका। बिल्कुल, उनका काम है सरकार की गलतियों पर नजर रखना, उसकी कमियों को उजागर करना और जनता की आवाज को उठाना। सही बात है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो ये है कि छठा काम है जनमत निर्माण करना, यानी पब्लिक ओपिनियन बनाना। पार्टियां ही अपने कार्यकर्ताओं के जरिए देश में नए मुद्दों को उठाती हैं और बहस छेड़ती हैं ना। हाँ, और मीडिया के जरिए लोगों की राय बनाती हैं। और 7वां काम जो मुझे रोजमर्रा की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगा वो है सरकारी मशीनरी तक पहुंच। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक आम नागरिक के लिए सीधे किसी डीएम या जिलाधिकारी के ऑफिस में जाकर अपना राशन कार्ड बनवाना या मान लीजिए मोहल्ले की नाली की शिकायत करना, ये बहुत डरावना या मुश्किल काम हो सकता है। बिल्कुल, अफसरशाही की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं हमारे देश में। एकदम सही। लेकिन वही व्यक्ति अपने स्थानीय विधायक या मोहल्ले के जो लोकल पार्टी कार्यकर्ता होते हैं उनके पास बहुत आसानी से जाकर अपना काम करवा सकता है। वे प्रशासन और जनता के बीच का एक बेहद जरूरी पुल है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। पार्टियां ही वो पुल हैं जो सिस्टम को आम लोगों के लिए सुलभ बनाती हैं। और इसी बात से ना एक बहुत ही रोचक सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए कि अगर देश में कोई राजनीतिक दल ही ना रहे तो क्या होगा? कोई पार्टी ही ना हो? हाँ, अगर पार्टियां खत्म कर दी जाएं और संसद की सारी 543 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आ जाएं तो स्थिति कैसी होगी? मुझे तो लगता है कि ये एक भयंकर राजनीतिक अराजकता की शुरुआत होगी। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर के किसी भी नीतिगत बदलाव का वादा ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसकी पहुंच तो सिर्फ अपने इलाके तक है। हाँ, हर कोई अपनी ढपली अपना राग अलापेगा। तो अगर ये सब मिलकर एक सरकार बना भी लें तो देश का बजट कैसे पास होगा? विदेश नीति कौन तय करेगा? 543 अलग अलग दिशाओं में भागते हुए लोगों से एक अखंड राष्ट्रीय नीति बन ही नहीं सकती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यही है कि बड़े और आधुनिक लोकतंत्रों में जहां करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व होना है, वहां सामूहिक जिम्मेदारी तय करने के लिए राजनीतिक दल पूरी तरह से अनिवार्य है। बिल्कुल। इनके बिना इतने बड़े देश का संचालन तो असंभव ही है। एकदम सही बात है। अब जब ये बात साफ हो गई है कि पार्टियां जरूरी हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल ये आता है कि भाई एक देश में कितनी पार्टियां होनी चाहिए? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। दुनिया भर की दलीय व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो इसके कई मॉडल हैं। हाँ, हमारी रिसर्च में 3 मुख्य व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। पहली है एक दलीय व्यवस्था, जहां कानूनन या कह लें व्यावहारिक रूप से सिर्फ एक ही पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। बिल्कुल, चीन। लेकिन जाहिर है जहां कोई विकल्प ही ना हो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो नहीं कहा जा सकता। सही कहा। फिर आती है अमेरिका और ब्रिटेन की 2 दलीय व्यवस्था। वहां सत्ता हमेशा 2 मुख्य पार्टियों के बीच ही घूमती रहती है, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। ये व्यवस्था सरकार को बहुत स्थिर तो बनाती है, लेकिन क्या इसमें कोई खामी है? हाँ, इसमें एक बड़ी खामी ये है कि वोटर के पास विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। मतलब सिर्फ ए या बी। बिल्कुल। और फिर आता है हमारा भारत, जहां बहुदलीय व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ कई पार्टियों के पास सत्ता में आने का अवसर होता है और इसका कारण बहुत स्पष्ट है। क्या कारण है? भारत की भौगोलिक और सामाजिक विविधता इतनी विशाल है, मतलब इतनी सारी भाषाएं हैं, जातियां हैं, धर्म हैं और अलग अलग क्षेत्रीय हित हैं कि कोई भी 2 पार्टियां पूरे देश की आवाज का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। क्या बहुत सारी पार्टियों के होने से राजनीति में एक भयंकर कंफ्यूजन पैदा नहीं होता? मतलब हमने 1990 के दशक का वो दौर देखा है जहां किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था और मजबूरन गठबंधन बनाने पड़ते थे। हाँ, जैसे एनडीए या यूपीए। हाँ, तो क्या गठबंधन की ये मजबूरी केंद्र सरकार को कमजोर और अस्थिर नहीं कर देती? फैसले लेने में तो बहुत दिक्कत होती होगी। देखिए, सतह से देखने पर ऐसा लग सकता है कि गठबंधन सरकारें कमजोर होती हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, कैसे? 1996 के बाद से
भारत में जब क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ा तो इसने दरअसल भारत के संघवाद यानी फेडरलिज्म को बहुत मजबूत किया। हाँ, राज्यों की ताकत बढ़ी। बिल्कुल। गठबंधन की मजबूरी के कारण दिल्ली में बैठे केंद्र को राज्यों की क्षेत्रीय आवाजों को सुनना ही पड़ा। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी किसी राज्य के हितों को नजरअंदाज करके सरकार चला ही नहीं सकती थी। तो ये लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है, बल्कि सत्ता की साझेदारी का एक बहुत गहरा प्रमाण है। ये तो सच में एक दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए अब बात करते हैं चुनाव आयोग के उस वीआईपी क्लब की। वीआईपी क्लब? हाँ, मतलब हमारे देश में 750 से अधिक रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, लेकिन इनमें से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल कहलाएगी और कौन सी क्षेत्रीय दल, ये कैसे तय होता है? ये तो मुझे किसी एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब में एंट्री पाने जैसा ही लगता है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। इसे एक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पाने के नियम की तरह समझिए। चुनाव आयोग ही वो बैंक है जो ये कार्ड जारी करता है, और इसके लिए उन्होंने बहुत कड़े गणितीय नियम बनाए हैं। वो नियम क्या हैं? अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा पाना है तो उसे लोकसभा चुनाव में या किन्हीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करना होता है। 6%? ठीक है। और केवल इतना ही नहीं, इसके साथ ही उसे कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी जीतनी होती हैं। ये दोनों शर्तें पूरी करने पर ही राष्ट्रीय दल का ठप्पा मिलता है। और अगर किसी पार्टी को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा चाहिए तो उसके लिए नियम थोड़े अलग है ना? बिल्कुल। उसे उस राज्य की विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध वोटों का कम से कम 6% वोट पाना होता है, और साथ ही विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतनी होती हैं। हाँ, एकदम सही। तो ये शुद्ध रूप से गणित है जो तय करता है कि चुनाव में किसका कितना वजूद है। बिल्कुल, गणित का खेल है। और इसी गणित के आधार पर भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं जिनके बारे में हमारे स्रोत सामग्री में चर्चा की गई है। हाँ, और यहाँ मैं अपने श्रोताओं के लिए बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब हम जिन भी प्रमुख पार्टियों और उनकी विचारधाराओं का जिक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तथ्यात्मक अध्ययन है। हम यहाँ किसी भी पार्टी या विचार का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि आधिकारिक दस्तावेजों में ये पार्टियां खुद को कैसे परिभाषित करती हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका मुख्य फोकस मध्यमार्गी राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों के कल्याण पर बताया जाता है। फिर है भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 में जनसंघ के स्वरूप से बाहर आई। इसका मुख्य जोर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व और भारत की प्राचीन संस्कृति को मजबूत करने पर है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी भी है जो 1984 में स्थापित हुई, जिसका जमीनी उद्देश्य दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना है। बिल्कुल। इसके अलावा वामपंथी दल भी हैं, जैसे 1925 में बनी सीपीआई और बाद में 1964 में उससे अलग होकर बनी सीपीआईएम। हाँ, वामपंथी दल। इनकी विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद पर आधारित है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे ना, तो ये विचारधारा पूंजीवाद या बड़े कॉर्पोरेट्स के वर्चस्व का विरोध करती है और मजदूरों, किसानों के हकों का पुरजोर समर्थन करती है। इसके बाद 1999 में बनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जो गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। एकदम सही। और इन राष्ट्रीय दलों के अलावा, जैसा कि हमने पहले देखा, राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। हाँ, जैसे ओडिशा में बीजेडी, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या तमिलनाडु में डीएमके। ये पार्टियां भले ही क्षेत्रीय हों, लेकिन राजनीति की दिशा तय करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सब मतलब सैद्धांतिक रूप से सुनने में तो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित लगता है। कागजों पर तो अच्छा है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो एक आम नागरिक और वोटर राजनीतिक व्यवस्था से इतना निराश क्यों रहता है? इन दलों के अंदर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे लोकतंत्र को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं? और बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बुनियादी चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। आंतरिक लोकतंत्र? मतलब पार्टी के अंदर के चुनाव। बिल्कुल। बाहर मंच से तो पार्टियां लोकतंत्र के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन पार्टी के भीतर फैसले कैसे लिए जाते हैं? सारी ताकत केवल एक या चंद शीर्ष नेताओं के हाथों में सिमट जाती है। बंद कमरों में फैसले होते हैं। हाँ, न तो पार्टी के सदस्यों का कोई पारदर्शी रजिस्टर मेंटेन होता है और न ही बड़े पदों के लिए पार्टी के भीतर कोई चुनाव होते हैं।
जमीन पर काम करने वाले आम कार्यकर्ता को तो कभी पता ही नहीं चलता कि नीतियां आखिर तय कौन कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस पहली चुनौती को गहराई से देखें ना, तो ये सीधे तौर पर दूसरी सबसे बड़ी बीमारी को जन्म देती है, जो है वंशवाद या पारिवारिक कब्जा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तार्किक परिणाम है इसका। हाँ, अगर पार्टी के भीतर चुनाव नहीं होंगे, काम में पारदर्शिता नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपनी कुर्सी अपने ही परिवार वालों को सौंपेंगे। अनुभवहीन लोग रातों रात पार्टी और कभी-कभी तो सरकार के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। और वो बेचारा जमीनी कार्यकर्ता जिसने सालों तक पार्टी के लिए पसीना बहाया है, वो वहीं दरी बिछाता रह जाता है। सच में ये बहुत निराशाजनक है। मेरी पूरी सहमति है आपसे। और तीसरी चुनौती जो लोकतंत्र की जड़ों को काट रही है, वो है पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। ओहो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आज चुनाव जीतने की होड़ इतनी महंगी और अंधी हो चुकी है कि पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना पसंद करती हैं जो या तो खुद बहुत अमीर है या फिर जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि वो बाहुबल के दम पर वोट बटोर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा बड़े कॉर्पोरेट्स और कंपनियां पार्टियों को भारी भरकम फंड देती हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो व्यक्ति या संस्था पैसा लगाती है, वो बदले में ऐसी नीतियां बनवाना चाहती है जो उसके व्यापार को सीधा फायदा पहुंचाए। ये तो बहुत ही खतरनाक चक्र है। और चौथी चुनौती जो मुझे एक नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा डराती है, वो है विकल्पहीनता की स्थिति। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आज अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग सभी बड़ी पार्टियों की आर्थिक नीतियां और काम करने का तरीका एक जैसा ही हो गया है। जब कोई वोटर पोलिंग बूथ पर जाता है ना, तो उसे लगता है कि उसके पास सच में कोई नया या अलग विकल्प तो है ही नहीं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। तो यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी है? क्या इन बीमारियों का कोई व्यवहारिक इलाज किया गया है अब तक? देखिए, सुधार के कुछ बड़े प्रयास जरूर हुए हैं हमारे देश में। सबसे अहम सुधार था दल बदल कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। वो आया राम गया राम वाला? हाँ, बिल्कुल वही। एक समय था जब जीतने के बाद नेता तुरंत किसी दूसरे दल से पैसे या मंत्री पद का लालच पाकर अपनी पार्टी बदल लेते थे। इसे रोकने के लिए संविधान में बाकायदा संशोधन किया गया कि अगर कोई चुनाव प्रतिनिधि अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी विधायक की या सांसदी ही रद्द हो जाएगी। लेकिन रुको, यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अभी हमने बात की कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अब अगर कोई सांसद सच में किसी बिल को देश के लिए गलत मानता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना चाहता है, लेकिन पार्टी का व्हिप उसे मजबूर करता है, सही पकड़ा आपने। तो ऐसे में ये दल बदल कानून तो नेता को अपनी ही पार्टी के हाईकमान का बंधक बना देता है ना। क्या ये आंतरिक लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये एक बहुत ही सटीक और वाजिब आलोचना है। ये सच है कि इस कानून ने सरकारों को गिरने से तो बचाया है, लेकिन इसके बदले में सांसदों की जो स्वतंत्र आवाज थी उसको दबा दिया है। तो और क्या सुधार हुए हैं? खैर, इसके अलावा कुछ अन्य कदम भी उठाए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले एक शपथ पत्र देना होता है। वो एफिडेविट? हाँ, जिसमें उसे अपनी संपत्ति और अपने आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी जनता के लिए सार्वजनिक करनी होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी सभी पार्टियों के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब अनिवार्य कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हलफनामा देना या टैक्स रिटर्न भरना काफी नहीं है। कुछ और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जैसे एक सख्त कानून बनना चाहिए जो पार्टियों के आंतरिक चुनावों को अनिवार्य करे, और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए हर पार्टी को अपने कम से कम 1/3 टिकट महिलाओं को देने चाहिए। ये सुझाव तो बहुत अच्छे हैं। और एक जो बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव अक्सर दिया जाता है वो है चुनावों की स्टेट फंडिंग। यानी चुनाव प्रचार का जो अनाप शनाप खर्च है वो कोई कॉर्पोरेट या उम्मीदवार खुद न उठाए, बल्कि सरकार एक पारदर्शी तरीके से उठाए। इससे राजनीति में पैसे और बाहुबल का खेल काफी हद तक कम हो सकता है ना। ये सारे सुझाव सैद्धांतिक रूप से तो बेहतरीन है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी ही ताकत को कम करने वाले कानून इतनी आसानी से संसद में पास नहीं होने देगा। ये भी सच है। इसलिए असली सुधार तभी जमीन पर उतरेगा जब आम नागरिक, सिविल सोसाइटी, दबाव समूह और मीडिया ये सब मिलकर लगातार इन पार्टियों पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ है कि राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं, यानी इंडिस्पेंसेबल हैं। हम उन्हें पसंद करें या ना करें, उनकी खामियों से परेशान हों, लेकिन उनके बिना देश चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया भर में लोकतंत्र की इतनी तारीफ होती है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है
या यार ये सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी हमें अब इतनी आदत सी पड़ गई है कि हम इसके विकल्पों पर विचार ही नहीं करते? हाँ, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। मतलब हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है ना? बिल्कुल। हम बस बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि ये हर बीमारी का इलाज है। एकदम सही। लेकिन जब हम इसके वास्तविक परिणामों को जमीन पर देखते हैं तो तस्वीर काफी जटिल नजर आती है। कभी कभी तानाशाही के आंकड़े देखकर लगता है कि यार, क्या हम गलत सिस्टम में तो नहीं फंस गए? और इसी बात को गहराई से समझने के लिए आज हम एक बहुत ही खास गहन चर्चा कर रहे हैं। आज हम उन विशेष अध्ययन सामग्रियों और नोट्स को डिकोड करेंगे जिन्हें सिविल सेवा जैसे कठिन एग्जाम्स की तैयारी में एक मास्टर क्लास माना जाता है। और ये नोट्स ना कोई किताबी बातें नहीं करते। ये सत्ता और समाज के काम करने के तरीके का बहुत ही बेबाक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इस पूरे विषय को अच्छे से समझते हैं। हमारा आज का मकसद ये समझना है कि लोकतंत्र के असल परिणाम क्या हैं, इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और क्या ये सच में अपने वादों पर खरा उतरता है। तो अगर हम बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र आखिर राजशाही या तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? हाँ, और नोट्स में इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया है। मतलब इसे हम कुछ आधारभूत स्तंभों में बांट सकते हैं: समानता, व्यक्ति की गरिमा, बेहतर फैसले, टकराव को टालना और गलतियां सुधारने की गुंजाइश। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर इन्हें लागू करना एक बिल्कुल अलग कहानी है। बिल्कुल अलग कहानी है यार। अगर हम गरिमा और समानता की ही बात करें तो क्या सच में ऐसा है? मतलब आज भी समाज में पैसे या जाति के आधार पर भेदभाव तो होता ही है। होता तो है। एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान के लिए कानून भले ही किताब में एक हो, पर पुलिस स्टेशन में व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो समानता की बात है, क्या ये सिर्फ कागजी नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है। और देखो, यहीं पर लोग अक्सर लोकतंत्र को समझने में गलती करते हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी नहीं है मतलब क्या? मतलब ये रातों रात गरीबी या भेदभाव नहीं मिटा सकता। ये केवल एक अनुकूल स्थिति या कह लो कि एक वातावरण तैयार करता है। अच्छा, तो जमीन पर इस वातावरण का क्या असर होता है? इसका मतलब ये है कि तानाशाही में अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आपके पास आवाज उठाने का कोई कानूनी हक ही नहीं है। शासक ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। हाँ, वहां तो कोर्ट भी उनकी ही सुनती है। बिल्कुल। लेकिन लोकतंत्र आपको एक संविधान देता है, अदालतें देता है। अगर एक गरीब इंसान के साथ पुलिस स्टेशन में गलत होता है तो वो कम से कम कानूनी तौर पर उस सिस्टम को चुनौती दे सकता है। मतलब मंच तैयार है, पर लड़ना खुद पड़ेगा। एकदम सही। अपने अधिकारों के लिए लड़ना और सिस्टम को सुधारना अंततः नागरिकों का ही काम है। यार, ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस बात से मुझे नोट्स की एक बहुत ही सटीक तुलना याद आ रही है। अच्छा, कौन सी तुलना? लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी गाड़ी से की गई है जो शायद बहुत धीमी चलती है। क्योंकि देखो, संसद में किसी भी कानून पर हफ्तों बहस होती है, विपक्ष सवाल उठाता है, कमेटियां बनती हैं। हाँ, और मीडिया भी तो आलोचना करता है। बिल्कुल। तो गाड़ी की रफ्तार तो कम होनी ही है, लेकिन इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसमें एक बहुत मजबूत ब्रेक है। मतलब गलतियों को सुधारने का मौका? हाँ, अगर कोई गलत फैसला हो जाए तो उसे रोकने का मौका है। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी का स्टीयरिंग सीधे जनता के हाथ में है। जबकि इसके उलट तानाशाही एक बिना ब्रेक वाली सुपरफास्ट गाड़ी है। क्योंकि तानाशाही में फैसले सच में तुरंत लिए जाते हैं। एक रात में हाईवे पास हो गया बिना किसी से पूछे। सही कहा। लेकिन अगर वो गाड़ी गलत दिशा में मुड़ गई, मान लो कोई ऐसा कानून बन गया जो सीधे जनता को कुचलता हो, तो उस गाड़ी को रोकना नामुमकिन है। एक्सीडेंट तय है। एकदम तय। धीमी गति कई बार हमें बहुत निराश कर सकती है, लेकिन वो जल्दबाजी में लिए गए विनाशकारी फैसलों से बचाती है। गलतियों को स्वीकार करने की ये गुंजाइश ही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो मतलब ब्रेक तो है, लेकिन यार जब गाड़ी इतनी धीमी है तो एक आम नागरिक का धैर्य तो टूटेगा ही ना। वो तो है। जब कोई सरकार तुरंत जनता की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है, फाइलें महीनों बाबू की मेज पर धूल खा रही हैं, तो फिर लोग ऐसी सरकार को बर्दाश्त क्यों करते हैं? हम इससे अच्छी सरकार कैसे मान लें? इस सवाल का जवाब उस मनोवैज्ञानिक शक्ति में छिपा है जिसे हम वैधता या लेजिटिमेसी कहते हैं। लेजिटिमेसी? हाँ, स्रोत बहुत गहराई से समझाते हैं कि एक अच्छी सरकार का पैमाना सिर्फ तेज फैसले लेना नहीं होता। इसके 3 बड़े खंभे हैं: अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी,
रिस्पॉन्सिव यानी जिम्मेवार और लेजिटिमेट यानी वैध। लेकिन अगर सरकार रिस्पॉन्सिव नहीं है, धीमी है, तो फिर सिर्फ वैध होने से क्या फायदा? फायदा ये है कि भले ही सरकार धीमी हो या कमजोर हो, लेकिन जनता फिर भी उसे स्वीकार करती है क्योंकि वो हमारी अपनी सरकार है। अच्छा, हमारी अपनी सरकार होने का एहसास। बिल्कुल, लोगों ने उसे अपने वोट से चुना है। ये कोई सेना के डंडे के जोर पर थोपी गई सरकार नहीं है। ये जो अपनापन है ना, यही पूरे देश को जोड़े रखता है और इस वैधता को सबसे ज्यादा मजबूत करती है पारदर्शिता। यार, पारदर्शिता के मामले में तो लोकतंत्र और तानाशाही का दिन रात का अंतर है। हाँ, बिल्कुल है। मतलब तानाशाही में रात के 12 बजे किसी बड़े प्रोजेक्ट का टेंडर किसी करीबी को दे दिया जाता है और कोई नागरिक वहां खड़े होकर यह पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता कि भाई ये फैसला किस आधार पर हुआ। एकदम सही कहा आपने। लेकिन लोकतंत्र में प्रक्रिया खुली होनी चाहिए और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है। इसे जमीन पर लागू करने के लिए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई जैसा हथियार काम आता है। आरटीआई नोट्स में इसे बहुत अहम माना गया है। हाँ, इन अध्ययन सामग्रियों में आरटीआई को सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण को पलटने वाले क्रांतिकारी टूल के रूप में देखा गया है। बिल्कुल। आप सोचिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी दूरदराज के गांव में एक सड़क बननी थी। कागजों में सड़क बन गई, ठेकेदार ने पैसे खा लिए, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, आज से 20 साल पहले वो ग्रामीण बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। दफ्तर के बाहर खड़ा रहता और बाबू से भगा देता। लेकिन आज वो आरटीआई लगा सकता है। बिल्कुल। वो नागरिक एक सादे कागज पर कुछ रुपयों का स्टैंप लगाकर सीधे पूछ सकता है कि इस सड़क का बजट कितना था और पैसा कहां गया। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। मतलब फाइल दबाकर बैठने वाला अधिकारी अब डरता है कि कोई भी उसे लिखित में जवाब मांग सकता है। एकदम सही। यही तो वो उत्तरदायित्व है जो लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। लेकिन अब हमें इस चर्चा के सबसे असहज करने वाले पहलू की तरफ मुड़ना होगा। अच्छा, वो क्या है? देखो, हम गरिमा, पारदर्शिता और अधिकारों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र सच में लोगों की जेब में पैसा डालता है? क्या ये आर्थिक रूप से सफल है? यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैंने स्रोत में दिए गए 1950 से 2000 तक के तुलनात्मक आंकड़ों को देखा ना, तो मुझे सच में हैरानी हुई। क्या था उन आंकड़ों में? इन 50 वर्षों के डेटा से एक कड़वा सच सामने आता है। तानाशाही वाले देशों की औसत आर्थिक विकास दर लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर रही है। अच्छा, बेहतर रही है। हाँ, और सिर्फ विकास दर ही नहीं, लोकतंत्र में हम आर्थिक असमानता का जो भद्दा रूप देखते हैं वो डराने वाला है। स्रोत साफ बताता है कि कई लोकतांत्रिक देशों में 70% दौलत महज कुछ गिने चुने अमीर लोगों के हाथों में सिमटी हुई है। 70%? बिल्कुल। जबकि एक बहुत बड़ा तबका अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे 2 वक्त की रोटी और इलाज के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तो यार, क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमें जानबूझकर गरीब रख रहा है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये डेटा किसी को भी निराश कर सकता है। और ये सच है कि तानाशाही में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तुरंत पास हो जाते हैं। वहाँ कोई कोर्ट कचहरी या पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं होता। हाँ, जमीन रातों रात अधिग्रहित हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस आर्थिक विकास का पूरा श्रेय सिर्फ तानाशाही को दें तो ये गलत होगा। अर्थशास्त्र का विज्ञान कहता है कि विकास सिर्फ सरकार के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। तो और किन चीजों पर निर्भर करता है? देश की आबादी का आकार क्या है, दुनिया के नक्शे पर उसकी स्थिति क्या है, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, ये सारे कारक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब हम आर्थिक मोर्चे पर पीछे रहने को सिर्फ लोकतंत्र का दोष नहीं मान सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखो, जहां लोकतंत्र पैसे के मामले में संघर्ष करता हुआ दिखता है, हमें ये देखना होगा कि ये किस मोर्चे पर बाजी मारता है, और वो है सामाजिक गरिमा। सामाजिक गरिमा मतलब समाज में सम्मान। हाँ, अर्थव्यवस्था के आंकड़े चाहे जो कहें, जब बात अलग अलग वर्गों के बीच शांति और आत्मसम्मान की आती है तो लोकतंत्र का कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया का कोई समाज ऐसा नहीं है जहां टकराव ना हो। हाँ, धर्म या भाषा को लेकर तनाव तो हर जगह होता है। बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र इन टकरावों को गृह युद्ध में बदलने से रोकता है। इसे जमीन पर कैसे समझा जाए? क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? स्रोत सामग्री बेल्जियम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देती है। वहां डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले समुदायों के बीच बहुत गहरा तनाव था। अच्छा। 60 के दशक में ये तनाव इतना बढ़ गया था कि देश के टूटने का खतरा पैदा हो गया।
अगर कोई तानाशाही होती तो वो क्या करती? सेना उतारकर एक समुदाय को कुचल देती। बिल्कुल, जैसा बहुत देशों में हुआ भी है। लेकिन बेल्जियम एक लोकतंत्र था। उन्होंने अपनी समस्याओं को पहचाना और 1970 से 93 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। वेट, सिर्फ एक मसला सुलझाने के लिए 4 बार संशोधन? हाँ, और उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जहां केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बिल्कुल बराबर रखी गई। अरे वाह! कोई एक समुदाय अपनी मर्जी से एक तरफा फैसले ले ही नहीं सकता था। उन्होंने सत्ता की इस तरह साझेदारी की कि दोनों समुदायों को लगा कि ये देश उनका अपना है। ये सत्ता की साझेदारी का बहुत ही सशक्त उदाहरण है यार। बिल्कुल, ये धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने देश को खूनी गृह युद्ध से बचा लिया। मैंने नोट्स में महिलाओं और हाशिया पर पड़े वर्गों के अधिकारों के संदर्भ में भी यही बात देखी थी। अच्छा, वहाँ क्या लिखा था? सदियों से महिलाओं को संपत्ति के अधिकार या मतदान से वंचित रखा गया। भारत जैसे देशों में तो जाति व्यवस्था के कारण निचली जातियों को इंसान तक का दर्जा नहीं दिया जाता था। हाँ, बहुत ही दर्दनाक इतिहास रहा है। लेकिन इन लोकतांत्रिक आंदोलनों ने ही ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं और दलितों की गरिमा को कानूनी और नैतिक मान्यता मिले। बिल्कुल सही। हाँ, मैं मानता हूं कि समाज की मानसिकता एक दिन में नहीं बदलती। आज भी भेदभाव होता है, लेकिन अब कम से कम कानून की नजर में छुआछूत या लिंग के आधार पर भेदभाव एक गंभीर अपराध तो है। ये जो कानूनी हथियार मिला है, तानाशाही ये कभी नहीं दे सकती थी। एकदम सही। तानाशाही में अधिकार संविधान पे नहीं, बल्कि तानाशाह के मूड पे निर्भर करते हैं। हाँ, सुबह उठकर जो मन में आया वही कानून। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारे पास आर्थिक मोर्चे की धीमी चाल है और दूसरी तरफ सामाजिक मोर्चे पर बेजोड़ खूबियां। अब सवाल ये है कि इस व्यवस्था को सुधारा कैसे जाए? यार, जब हम सिस्टम की खामियां देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन स्रोत सामग्री हमें अपनी शब्दावली बदलने को कहती है। अच्छा, शब्दावली कैसे बदले? नोट्स के मुताबिक हमें इसे समस्या नहीं, चुनौती कहना चाहिए। समस्या और चुनौती में क्या फर्क है? देखो, मनोविज्ञान में ये बहुत बारीक अंतर है। समस्या वो है जो एक दीवार की तरह हमें रोक देती है, हम हार मान लेते हैं। लेकिन चुनौती वो मुश्किल है जिसके पार जाने का रास्ता होता है। और हर चुनौती के भीतर आगे बढ़ने का एक अवसर छिपा होता है। बिल्कुल। जब एक देश किसी चुनौती को पार करता है तो वो पहले से ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। तो अगर हम दुनिया भर के देशों को देखें तो ये चुनौतियां किस तरह की हैं? जाहिर है हर देश एक ही जैसी चुनौती का सामना तो नहीं कर रहा होगा। हाँ, नोट्स इन्हें 3 अलग-अलग चरणों में बांटते हैं: बुनियादी, विस्तार और मजबूत करने की चुनौती। बुनियादी चुनौती तो उन देशों के लिए होगी जहां अभी तक लोकतंत्र पूरी तरह आ ही नहीं पाया है। एकदम सही। जहां राजशाही है या सेना का कब्जा है, वहां पहला संघर्ष सत्ता को उखाड़ फेंकना और सेना को बैरकों में भेजना होता है। इसमें ना मुझे नेपाल का वो ऐतिहासिक घटनाक्रम याद आ रहा है। हाँ, राजा ज्ञानेंद्र वाला। बिल्कुल। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तब नेपाल के लोगों ने जो किया वो बुनियादी चुनौती से निपटने का एक बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने क्या किया था? 2006 में वहां के सारे राजनीतिक दल, यहां तक कि माओवादी भी एक साथ आ गए। लाखों लोग हफ्तों तक सड़कों पर रहे। अरे बाप रे! पूरे देश में हड़ताल कर दी। राजा के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा और उन्हें संसद बहाल करनी पड़ी। ये एक देश को शून्य से शुरू करने जैसा था। ये सच में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है यार। हाँ, अब जब नींव पड़ जाती है तो दूसरी चुनौती आती है, विस्तार की चुनौती। विस्तार मतलब एक्सपेंशन। हाँ, इसका मतलब है कि लोकतंत्र केवल राजधानी की संसद या कुछ अमीर नेताओं तक सीमित न रहे। सत्ता का विस्तार दूर दराज के गांवों तक, स्थानीय पंचायतों तक होना चाहिए। भारत और अमेरिका जैसे देश तो लंबे समय तक इसी दौर से गुजरते रहे हैं। बिल्कुल, जहां संघर्ष ये रहा है कि महिलाओं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पावर कैसे पहुंचे। और यार, एक बार जब सिस्टम फैल गया तो तीसरी और सबसे जटिल चुनौती सामने आती है, लोकतंत्र को और गहराई तक मजबूत करने की चुनौती। और ये गहराई कैसे आती है? ये आती है उन संस्थाओं को ताकतवर बनाने से जो लोकतंत्र की रीढ़ हैं, जैसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब, मान लीजिए एक बहुत रसूखदार बाहुबली नेता है। चुनाव के वक्त वो अपने करोड़ों रुपए और आपराधिक बल का इस्तेमाल करके नतीजे बदलना चाहता है, जो कि हमारे यहाँ अक्सर देखने को मिलता है।
हाँ, तो अब लोकतंत्र की गहराई इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या उस देश का चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र है कि वो बिना डरे उस नेता का पर्चा रद्द कर सके। क्या सुप्रीम कोर्ट सत्ताधारी दल के खिलाफ फैसला सुना सकता है? एकदम सही। अगर ये संस्थाएं कमजोर होंगी तो रसूखदार लोग इन्हें अपनी जेब में रखेंगे और फिर एक आम नागरिक का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। और यार, अगर जनता का भरोसा टूट गया तो पूरी लोकतांत्रिक इमारत ढहने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। लेकिन देखो, जब हम राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को देखते हैं तो आम जनता की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग कहते हैं सख्त कानून बना दो, सारे भ्रष्ट नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगा दो। हाँ, सबको लगता है कानून बन गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यार, क्या ये सच में काम करता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे क्रिकेट के खेल में। क्रिकेट में क्या? मुझे क्रिकेट ज्यादा समझ नहीं आता। अच्छा, मान लीजिए क्रिकेट में LBW का नियम नहीं है, बल्लेबाज बार बार पैर अड़ाकर आउट होने से बच रहे हैं। ठीक है। अब ICC एक नया सख्त नियम ले आती है कि पैर अड़ाओगे तो आउट। नियम तो किताब में आ गया, लेकिन खेल सच में ईमानदारी से खेला जाएगा या नहीं, ये तो अंततः खिलाड़ियों की नीयत पर निर्भर करता है ना। वो तो है। अगर खिलाड़ी बेईमानी पर ही उतर आए तो वे इस नियम के खिलाफ भी कोई ना कोई नया पैंतरा या लूप होल निकाल ही लेंगे। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। राजनीति में भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम सिर्फ राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाते हैं तो नेता बहुत शातिर होते हैं। उनके पास इतने संसाधन है कि वे कड़े कानूनों से बचने का कोई ना कोई चोर दरवाजा खोज ही लेते हैं। हाँ, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अपनी पत्नी या भाई को खड़ा कर देंगे। एकदम सही। कानून केवल एक ढांचा देते हैं, वे लोगों की नीयत नहीं बदल सकते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर सिर्फ कड़े कानून बनाने से राजनीति नहीं सुधरेगी तो असल बदलाव आएगा कैसे? स्रोत सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट विचार रखती है। सही कानून वे नहीं है जो सिर्फ नेताओं को कुछ करने से रोकते हैं। सबसे प्रभावी कानून वो है जो जनता को एम्पावर करते हैं, जो आम नागरिक के हाथ में ताकत देते हैं। हाँ, और यहाँ हम फिर से उस RTI वाले बिंदु पर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, सूचना का अधिकार। देखो, RTI किसी राजनेता के चुनाव लड़ने पर रोक तो नहीं लगाता, लेकिन ये एक आम आदमी के हाथ में निगरानी की ऐसी टॉर्च पकड़ा देता है जिससे वो सरकार के अंधेरे कमरों में झांक सकता है। क्या बात है। जब नागरिक खुद जागरूक होकर RTI लगाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, तो राजनीतिक दलों को खुद ब खुद डर के मारे सुधार लाना पड़ता है। मतलब असल लोकतांत्रिक सुधार कभी भी बंद कमरों में बैठे सांसदों द्वारा नहीं होते, वे जमीनी स्तर पर जागरूक नागरिकों द्वारा सड़क पर लड़े जाते हैं। बिल्कुल। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के उस अहम मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां हमें लोकतंत्र की पूरी परिभाषा को ही फिर से खंगालना होगा। परिभाषा कैसे? मतलब इन नोट्स को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है कि हम अब उस पुरानी समझ के साथ नहीं चल सकते कि हर 5 साल में एक बार लाइन में लगकर EVM का बटन दबाना ही लोकतंत्र है। हाँ, वो तो महज एक चुनावी प्रक्रिया है यार। सही कहा। जो निष्कर्ष उभरता है वो एक नई और विस्तृत परिभाषा की मांग करता है। एक असली लोकतंत्र वो है जिसमें हर अल्पसंख्यक समूह की आवाज का सम्मान हो। मतलब सिर्फ 51% वोट पा लेने का ये अर्थ नहीं है कि आप बाकी 49% की परवाही न करें। ये सिर्फ बहुमत की तानाशाही नहीं हो सकता। एकदम सही। इसमें सत्ता की वास्तविक साझेदारी अनिवार्य है। समाज के हर तबके को महसूस होना चाहिए कि देश को चलाने में उसकी भी हिस्सेदारी है। यार, इन नोट्स में ना एक लाइन है जिसने मुझे सच में गहराई तक सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी लाइन? उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक आदर्श लोकतंत्र वो है जहां कोई भी इंसान भूखे पेट सोने को मजबूर ना हो। बहुत गहरी बात है ये। जब तक समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति महज 2 वक्त की रोटी और बुनियादी इलाज के लिए रोज संघर्ष कर रहा है, तब तक वोट डालने के अधिकार का उसके लिए क्या ही मतलब रह जाता है? कुछ मतलब नहीं रहता। जब तक बुनियादी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तब तक हम सिर्फ एक ढांचागत लोकतंत्र हैं, आदर्श लोकतंत्र नहीं। ये बहुत ही मार्मिक लेकिन एकदम सत्य बात है। हमने शुरुआत इस सवाल से की थी कि क्या लोकतंत्र सच में काम करता है? हाँ, और हमने पाया कि ये हमें समानता का हक और गरिमा देता है, पारदर्शिता के जरिए सरकार को उत्तरदायी बनाता है। ये भी सच है कि आर्थिक विकास के मामले में ये थोड़ा पीछे छूटता है और आज भी भयंकर असमानता इसकी सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। लेकिन यार, हमने ये भी तो देखा कि इसके सामने खड़ी मुश्किलें कोई दीवार नहीं है, वे चुनौतियां हैं जिन्हें नेपाल और बेल्जियम जैसे देशों ने पार करके दिखाया है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, इस सिस्टम की मरम्मत बाहर से कोई नहीं करेगा। ये हमें ही RTI जैसे अधिकारों का इस्तेमाल करके रोज करनी होगी। लोकतंत्र कोई एक
तय मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम आराम की नींद सो सके। ये एक निरंतर चलने वाला सफर है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन देखो, इस पूरी लंबी चर्चा के बाद मेरे जहन में एक विचार लगातार गूंज रहा है। क्या विचार? अगर एक आदर्श लोकतंत्र की कड़ी शर्त ये है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हर नागरिक की सत्ता में बराबर हिस्सेदारी हो, हाँ, तो यार क्या मानव इतिहास में दुनिया के किसी भी कोने में आज तक कहीं भी असली लोकतंत्र पूरी तरह से लागू हो पाया है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या दुनिया का हर देश, चाहे वो खुद को कितना ही महान क्यों ना कहता हो, सिर्फ एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अभी भी अपनी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए हाफता हुआ संघर्ष कर रहा है? यार, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने आसपास के सिस्टम को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देगा। बिल्कुल। और दोस्तों, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।